आज का विषय है लोकपाल पर सतत विकास एवं भारत की नीतियां और विकसित भारत का संकल्प एट द रेट 2047। लोकपाल का मैं एक थोड़ा संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा। हमारे लोकपाल के 5 सांस्कृतिक अभिष्ठांग है। वह है ब्रह्मलीन महंत पूज्य अवैधनाथ जी, पूज्य अशोक सिंघल जी, पूज्य राजेंद्र सिंह उर्फ व्याख्यान रज्जू भैया, जो आरएसएस के चतुर्थ संघ संचालक थे। एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और महान महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी हमारे वैचारिक स्रोत हैं, जिस पर लोकपहल अपना कार्य करता है। तो आज के जो मुख्य वक्ता हैं वो हमारे ज्येष्ठ हैं और हमारे ही कॉलेज और विभाग से हैं और ज़्यादा उन्हीं के ही हमने आदर्शों पे अपना शोध विषय अग्रसर किया है। और इसी के साथ में अपने जो गुरुजी हैं डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी, उनके चरणों में मैं अपना सादर अभिनंदन करता हूँ। और तथा जो लोक पहल के संयोजक हैं वीके सिंह सर, उनसे मैं मतलब आशीर्वाद लेके मैं लोक पहल का शुरुआत करना चाहूँगा सर। सर वीके सिंह सर अभी शायद जुड़े नहीं हैं सर। डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी, सर जी। आज सर हम लोग बहुत ही अच्छे विषय पर बात कर रहे हैं। और जो पिछली बार हम लोग की तरह जो विकसित भारत का जो हमारा संकल्प है मोदी जी का 2047 का, उस पे उसको प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से जो सतत विकास है या और भारत की नीतियां हैं उस पर तो हमें बातचीत करनी ही होगी। और जो मुख्य बात है कि विकास के लिए जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आजकल नया शब्द आया है नॉलेज इकोनॉमी। तो जो जितना आवश्यक है निर्माण क्षेत्र में, उत्पादन क्षेत्र में विकास करना, उतना ही आवश्यक है ज्ञान के क्षेत्र में भी विकास करना। क्योंकि जिस देश की जो नॉलेज इकोनॉमी होगी, जितनी बड़ी होगी, वह देश उतना ही बड़ा होगा। आज अब यदि मैं अभी चीन का एक उदाहरण छोटा सा दूं मेडिकल क्षेत्र में, तो यहाँ पर एआई का इतना ज्यादा प्रयोग हो चुका है कि यहाँ पर एक अस्पताल बना है एक साल दो पहले, उसमें पूरी तरह से डॉक्टर से नर्स से लेकर सभी रोबोट हैं। तो इतना ज्यादा एआई का इन लोगों ने प्रयोग कर दिया मेडिकल क्षेत्र में, हर क्षेत्र में कर रहे हैं। तो जो जितना भी अब जो भी गांव के इनके हॉस्पिटल हैं, उनको इन्होंने बड़े बड़े हॉस्पिटलों से जोड़ दिया। जहां डॉक्टर नहीं पहुंच सकते हैं गांव में बड़े हॉस्पिटल के, तो गांव के लोग भी राजधानी के डॉक्टरों से अपना उपचार करा सकते हैं। तो एक ये नॉलेज को जो इन्होंने जिस तरह से हर क्षेत्र में प्रयोग कर रहे हैं चीन में, अभी 35,000 किलोमीटर से अधिक का यहाँ पर बुलेट ट्रेन का नेटवर्क हो गया। तो हमारे भारत में इतनी ज्यादा प्रतिभा है, और हमारे भारत में जो हमारी नॉलेज सिस्टम की, ज्ञान परंपरा की जो एक कई हजार वर्षों की परंपरा रही है, तो हमको उसको भी अ, जीवित करने की आवश्यकता है। चीन में 2009 में चीनी महिला को मेडिकल क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, जिन्होंने प्राचीन चीनी चिकित्सा विज्ञान पर कार्य किया था। हमारे आयुर्वेद में तो असीम संभावनाएं हैं। यदि हम उनको वर्तमान में नए प्रयोगों से, नए शोधों से जोड़ें, तो कितना ज्यादा जो परिणाम है निकल कर आ सकता है। तो अभी हमारे समक्ष जो मोदी जी ने चुनौती दी है, संकल्प दिया है 47 तक भारत को पूर्ण विकसित बनाने का, तो उसमें जन जन की सहभागिता चाहिए। हम लोग जो भी शैक्षिक वर्ग के, बौद्धिक वर्ग के लोग हैं, हम लोग अपनी जो ज्ञान परंपरा है उससे किस तरह से भारतीय विकास को में अपना योगदान दे सकते हैं, हम सभी को देना होगा। और आज जो हमारे वक्ता हैं अंकेश शुभम पांडे जी, तो हम लोग आज उनको सुनेंगे विस्तृत विचार के लिए कि कैसे मोदी जी के स्वप्न को प्राप्त किया जाए। बहुत बहुत आभार आप सभी का। तो आज के जो मुख्य वक्ता हैं अंकेश शुभम पांडे जी, आप से ज़्यादा समय ना लेते हुए आप अपनी बात लोकपाल पर आज का जो विषय है सतत विकास एवं भारत की नीतियां और विकसित भारत का संकल्प एट द रेट 2047 पे
आप अपने विचार रखें। बहुत बहुत आभार सनी, हमारा एक संक्षिप्त परिचय देने के लिए। सबसे पहले जो ये मंच है, जो हमारा जो इस जननी है, जो ये धरती है लोक पहल की, सबसे पहले मैं उस जननी को प्रणाम करता हूँ कि वो एक पहला मंच जो मिला कि लोग आएँगे, लोग जुड़ेंगे, लेकिन जब मंच ही नहीं रहेगा तो लोगों के आने का एक माध्यम नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले मैं लोक पहल को प्रणाम करता हूँ। इस लोक पहल कार्यक्रम के संयोजक हमारे अभिभावक, और मुझे याद है कि जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब एडमिशन लिया था, तब से उनका स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। डॉक्टर विजय कुमार सिंह सर, आपका आशीर्वाद, आपका आशीर्वचन हमें हमेशा प्राप्त होता है और एक प्रेरणा मिलती है कि किस तरीके से आगे कार्य किया जाए और बेहतर कार्य किया जाए। प्रोफेसर उदय भान सिंह सर, जो कि हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय में दीनदयाल केंद्र के निदेशक भी हैं, और सर आपका आपसे कार्यक्रमों में कई बार मैं जुड़ा हूँ, एक गिलहरी के रूप में, एक छोटे से स्वावलंबी, एक छोटे से स्वदेशी, एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में, लोक पहल के कार्यकर्ता के रूप में, और आपको सुनता रहता हूँ। और आज मुझे मौका मिला है कि आज इस मंच पर जो है मैं एक मुख्य वक्ता के रूप में अपनी भूमिका अदा कर सकूँ। तो मेरा प्रयास रहेगा सर कि मैं अपने इस कार्य में एक अग्रणी और एक भूमिका निभाऊँ, और एक अपना जितना भी हमें दे सकें उतना मैं अपना कार्य करूँ। फिर सर मैं डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी सर को उनका सर आत्मीय आभार प्रकट करता हूँ उनके प्रति कि उन्होंने किस प्रकार अपने शुरुआती उद्बोधन में ही सर्कुलर इकोनॉमी और सर्कुलर नॉलेज इकोनॉमी की बात की जो है। और ये बिल्कुल ज़रूरी भी है कि आज हम अपने उस एस्पेक्ट को समझें, अपने नॉलेज के एस्पेक्ट को समझें, क्योंकि आजकल के समय में डेवलपमेंट और आर्थिक विकास को ही लोग सब कुछ उसको आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन कभी न कभी उस नॉलेज के एस्पेक्ट को नहीं, उसको पीछे छोड़ दे रहे हैं। तो तो फिर आगे बढ़ते हैं हम। प्रोफ़ेसर राजीव रंजन सर, जो चीन विश्वविद्यालय में प्रोफ़ेसर हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लोक पहल का कार्य देखता है, मैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। प्रोफ़ेसर आशुतोष सिंह सर, सर आपके प्रति भी मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ सर, सादर प्रणाम सर। और फिर प्रोफ़ेसर नहीं, अनिल। हम मतलब प्रोफेसर नहीं है, हम जी मतलब सर। प्रोफेसर नहीं है। अरे सर, जो मार्गदर्शन तो दे रहे हैं। प्रोफेसर से हटा लीजिए। जी सर, हाँ, बिल्कुल सर। आपका भी सर हार्दिक अभिनंदन सर, इस मंच से जुड़ने के लिए, आपका आशीर्वाद पाने के लिए सर। और डॉक्टर अनिल जी, डॉक्टर भावेश द्विवेदी जी, और अंत में मैं आभार प्रकट करूँगा हमारे गुरुदेव डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर, जो अ, एक गाइड ना होकर के, एक सुपरवाइज़र ना होकर के, हम कह सकते हैं कि हमारे दूसरे अभिभावक हैं, हमारे दूसरे पिता के समान हैं, जो हमेशा अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करते हैं। तो आज का जो विषय है, सतत विकास एवं भारत की नीतियाँ, विकसित भारत का संकल्प 2047। सतत विकास की जो बात है और जो उसकी परिभाषा है, लोग हमेशा उसको एक परिभाषा के रूप में देखने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से सतत विकास का विकास हुआ 1987 में, उसकी परिभाषा है किस प्रकार से स्टॉकहोम डिक्लेरेशन में दी गई, और 1972 से किस प्रकार से उसकी शुरुआत हुई। लेकिन आज हम जब बात कर रहे हैं सतत विकास के मौजूदा परिप्रेक्ष्य में एक विकसित भारत के रूप में, तो हमें सबसे पहले अपने आप को देखना पड़ेगा, अपने दायित्व को देखना पड़ेगा और अपने कर्तव्य को देखना पड़ेगा। क्योंकि बिना अपने दायित्व को समझे, बिना अपने कर्तव्य को समझे, बिना उस कर्तव्य से अपनी चेतना का निर्माण किए बिना, हम कभी भी इसके अर्थ को नहीं समझ पाएँगे। हम परिभाषा तो याद कर लेंगे कि सतत विकास क्या है। सतत विकास की जो ऑफ़िशियल डेफ़िनेशन है, हम उसको तो याद कर लेंगे, कि किस प्रकार से सतत विकास कहा गया कि हम अपने मौजूदा रिसोर्सेज़ को इस तरीके से यूज़ करें ताकि आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, आने वाला जो भविष्य में जो लोग हैं, उसका निरंतर उसका इस्तेमाल कर सकें। तो हम उसके डेफ़िनेशन को तो याद कर लेंगे, उसके परिभाषा को याद कर लेंगे, लेकिन हम कभी भी उसको अपने व्यवहार में नहीं उतार पाएँगे जब तक हमें अपने दायित्व का बोध ना हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने दायित्व को समझें, हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण इस तरीके से करें ताकि एक हमने पूरे उस व्यक्तित्व में उस पर्यावरण की झलक हो। फिर इसी दायित्व की बात को आगे बढ़ाते हुए जब हम ये देखते हैं कि अनेक सतत विकास का किस प्रकार से जो विकास हुआ, ब्रुंडटलेन कमीशन रिपोर्ट जो 1987 में आई, और इसको जो आगे बढ़ाने का काम वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने किया था। और फिर ये धीरे-धीरे आगे बढ़ता गया और किस प्रकार से इसका एक विस्तृत व्याख्या जो है हमें एजेंडा 21 जो 1992 का जो हमारा
अर्थ समिट था, उसमें देखने को हमें मिलता है। लेकिन आज ये अति आवश्यक हो गया है और ये बिल्कुल ज़रूरी हो गया है कि जो हमारा जो संकल्प है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का जो संकल्प है, वो तब तक पूरा नहीं होगा जब हम अपने नागरिकों को अपने दायित्व का वहन नहीं होगा, हम उस दायित्व को समझेंगे नहीं, अपने कर्तव्य को नहीं समझेंगे कि हमारा जो दायित्व है वो कानून के प्रति क्या है, हमारा जो दायित्व है वो पर्यावरण के प्रति क्या है। क्योंकि हम चाहे जितने भी अ, नियम बना लें, हम चाहे जितने भी जो है आप कह सकते हैं कि कानून बना लें पर्यावरण से संबंधित कि आपको पनिश किया जाएगा, आपको दंड किया जाएगा, लेकिन जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हमारे मौलिक कर्तव्य जो पार्ट 4 ए जो 51 ए टू जी तक हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें बात हुई है कि हम किस प्रकार से एक अपनी चेतना का निर्माण इस तरीके से कर सकते हैं जिसमें हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व समाहित हो। तो तब तक हम उस विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण नहीं कर सकते, उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमारे जो परिचय है, जो इस विषय का जो परिचय था, उसमें मैंने दायित्व की बात की, उसमें मैंने अपने कर्तव्य बोध की बात की, मैंने यथार्थता की बात की कि हमें कल्पनाओं को छोड़ के यथार्थ में जीवन व्यतीत करना होगा। हमें एक ऐसा जीवन जीना होगा जो वाक़ई में बिना नियमों से परे हो, हमारे एक ऐसा एक अपने खुद को व्यक्तित्व को बनाना होगा जो किसी भी नियम से बंधा ना हो, हमारे आचरण में सहजता हो, हमारे आचरण में एक ऐसा दीपक हो, जो सूर्य के समान हो, जो सूर्य की प्रकृति के जो सूर्य की रोशनी के प्रति जो समान हो और कृष्ण जैसा विवेक भी हो और शंकर जैसा मानस हो, सब कुछ हो, लेकिन वो तभी होगा जब हम उसको अपने व्यवहार में ढाल पाएँगे, बिना किसी नियम से, बिना किसी नियम से परे अपनी जब तक हम अपने व्यवहार में सहजता नहीं लाएँगे, तब तक वो नहीं होगा। तो हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी बने और अधिकारों के साथ-साथ अपने कर्तव्य को भी निभाएँगे, तभी हम ये जो समरसता है, सहजता है, सामंजस्यता है और ये जो सतत चीज़ है, सतत मतलब होता है निरंतर और निरंतर अविरल धारा जब नदी की बहती है, तो उसमें कभी किसी तरह के कचड़े का जमाव नहीं होता, क्योंकि वो अपने अंदर जो भी लेती है, उसको प्रवाह करते हुए आगे बढ़ती जाती है, वो कभी पीछे नहीं मुड़ती और ना कभी पीछे देखती है। तो उसी तरीके से हम अपने अधिकारों को समझें, हम उन ज़िम्मेदारियों को भी समझें, अपने दायित्व को भी समझें और उसके साथ आगे बढ़ें। तभी हम पर्यावरण को भी संरक्षित कर पाएँगे और तभी हम अपने अंदर उस सहजता को भी ला पाएँगे, जिससे जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत का संकल्प देखा है, उसको हम पूर्ण कर पाएँगे। ये जब हम इसमें पढ़ते हैं, तो जब हम विकसित भारत की संकल्प की बात करते हैं, तो इस संकल्प को और इस सतत विकास के माध्यम से जब हम इसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसकी उपादेयता और इसकी हम कह सकते हैं कि सार्थकता को मौजूदा सरकार ने किस प्रकार से प्रासंगिक बनाया है, उसकी विवेचना बिना हमारे इतिहास को जाने और किस प्रकार से इतिहास में पर्यावरण की बातें होती थीं, उनके व्यवहार में किस प्रकार से पर्यावरण सम्मिलित होता था, समाहित होता था, बिना उसको जाने हम इस चीज़ को जान नहीं सकते, इस चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते। तो नित्य प्रतिदिन उनके व्यवहार में किस प्रकार से सतत विकास की बातें होती थी और हम सतत विकास के प्रारंभ के जो अर्थ हैं, उसकी जो शब्दावली है, जो उसके व्यवहार है, जो हमारे एंशिएंट इंडिया में, जो हमारे प्रारंभिक जो हमारे जो युग की शुरुआत है, उसमें किस प्रकार से सतत विकास समाहित था, उसे जानना बहुत आवश्यक है। लेकिन ये बात शुरू करने से पहले एक बात और मैं चर्चा करना चाहूँगा कि हालाँकि जो इंडेक्स अभी आया था, इंडिया का पोज़ीशन 134 था उसमें 193 कंट्रीज़ में सतत विकास को लेकर के जो अभी एक हालिया रिपोर्ट आई थी डेवलपमेंट इंडेक्स को लेकर के। लेकिन उसमें एक बात कहीं न कहीं छिपी हुई थी जो मैंने नोटिस किया और मुझे ऐसा लगा कि इस मंच पर उस बात को कहनी चाहिए कि हम विकास की जब बात करते हैं, तो उस विकास में क्या होना चाहिए? मतलब विकास हम कैसे कहेंगे कि हमारा देश विकसित हो रहा है? या हम किस प्रकार से कह सकेंगे कि हमारे देश के जो लोग हैं वो विकासशील से विकसित हो रहे हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि हम एक पैमाना देखते हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का है एसडीआई का। तो उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो, बर्थ रेशियो और एजुकेशन और जितने पैरामीटर्स हैं उसको समाहित किया जाता है। और उस हिसाब से जब देखा गया तो स्वीडन और डेनमार्क जो है वो पहला दूसरा जो कंट्रीज़ हैं वो अपनी पोज़ीशन को ऑक्यूपाई की हुई है और भारत उसमें 134वें पोज़ीशन पर। लेकिन फिर उसमें एक बात निकल कर के आई कि ये जो हमारे देश हैं स्वीडन और डेनमार्क, इसमें अगर आप पर्यावरण को देखें, तो आप ये पाएँगे कि
अगर हम इनके जैसा ये जो देश है स्वीडन और डेनमार्क, इनके जैसे देश के हिसाब से अगर हम खुद को जो है अगर विकसित करने लगे, मतलब जो इनके पैमाने हैं विकास करने के, अगर उसके हिसाब से हम अपने देश को विकसित करने हैं तो अ, एक डाटा कहती है कि उसमें हम अर्थ को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे और वो भी बहुत ही कम समय में। तो मेरे के इस एग्ज़ाम्पल को देने का सिर्फ़ यही उद्देश्य था कि हम डेवलपमेंट के वास्तविक अर्थ को समझें। विकास का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम बड़े-बड़े ब्रिजेस बना लिए और बड़े-बड़े मॉल खोल लिए, मल्टीप्लेक्स खोल लिए, लोगों की एक्सेसिबिलिटी अच्छी हो गई चीज़ों के प्रति, ये विकास। ये मेरे हिसाब से कभी विकास का अर्थ ये नहीं होना चाहिए। विकास का अर्थ हमारे भारत के संविधान से लेकर के हमारे जो भगवत गीता है, जो रामायण है, सब में समाहित है और वो वसुधैव कुटुंबकम की बात। जो भारत विचारधारा लेके चलती है, जो हमारा राष्ट्र जो विचारधारा लेकर के चलता है, वो वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा है। और उसमें सबका साथ, सबका विकास की बात होती है। यानी कि हम विकास करेंगे, लेकिन इस तर्ज पे नहीं कि उसमें पर्यावरण का किसी प्रकार का नुकसान हो। हम बात ठीक है कि स्वीडन और डेनमार्क आज के समय में जो है कि आगे हैं और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से अगर हम ये बात करते हैं कि वो अ, विकसित कर गए हैं, तो ठीक है। लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने प्रकृति का दोहन भी किया है और हम ठीक है, धीरे-धीरे ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन कम से कम हमारे अंदर एक प्रतिक्रिया है, एक हम कह सकते हैं कि एक व्यवहार में हमारे कहीं न कहीं एक उत्तरदायित्व छिपा हुआ है कि किस प्रकार से हमें खुद को उस तरीके से बनाना है कि विकास तो करें, लेकिन उसके साथ-साथ पर्यावरण को भी लेकर के चलें और तभी हम कह सकते हैं कि वास्तविक अर्थ में पर्यावरण की परिभाषा जो है, उसको हम अपने चरित्र में उतार पाएँगे, उसको हम परिभाषा से इतर होके देख पाएँगे जो है। फिर आगे बढ़ते हैं इस पे और ज़रा-सा इसके विकसित भारत की जो संकल्प की यात्रा है, लेकिन ये यात्रा कभी भी अकस्मात नहीं होती। कोई भी यात्रा कहीं न कहीं से शुरू होती है और उस यात्रा की जो यहाँ से शुरुआत होती है, उसका ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम इसकी शुरुआत की बात करते हैं कि इसके सतत विकास की बात शुरुआत कहाँ से हुई, तो एक स्टॉकहोम जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि डिक्लेरेशन 1972 में आया और वहाँ से कहीं न कहीं लोगों के मन में जो पाश्चात्य सभ्यता थी, जो संस्कृति थी, उन्होंने प्रकृति का इतना दोहन किया, अपने लाइफ़स्टाइल को इस तरीके से उन्होंने जीना शुरू कर दिया था कि कहीं न कहीं उनके अंदर ये एक कह सकते हैं कि विस्मरण इस कह सकते हैं कि एक चर्चा का विषय बना जो है, कि हम अब प्रकृति की तरफ भी कुछ कदम उठाएँ। और उसी के तहत जो है सबसे पहला स्टॉकहोम डिक्लेरेशन 1972 में होता है और वहीं से बात निकल के आती है कि हम किस प्रकार से अपने पर्यावरण को बचाएँ। और इसकी जो एक डेफ़िनिट शेप जो इस पर्यावरण की दी गई वो एक रिपोर्ट आती है आवर कॉमन फ्यूचर 1987 में, जो वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने जाहिर की थी। उसमें इस बात का ज़िक्र होता है कि हम किस प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के आगे चलेंगे। और इसकी फिर विशद व्याख्या होती है 1992 में के एजेंडा 21 डिक्लेरेशन में और उस समय एक ट्रेजेडी ऑफ कॉमन हम कह सकते हैं कि ट्रेजेडी ऑफ कॉमन नाम से 1968 में गैरेट हार्डिन की एक किताब पब्लिश हुई थी और एक कॉन्सेप्ट भी था ट्रेजेडी ऑफ कॉमन और उसमें ये बात की गई थी कि किस प्रकार से अगर सभी लोग तार्किक रूप से अगर सिर्फ अपना-अपना देखें, अपना-अपना विकास सोचेंगे, तो निश्चित ही रूप से अपना हित देख करके, अपना विकास करके हम सामूहिक जो हित होता है, उसको कहीं न कहीं से हम नज़रअंदाज करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम जब भी सोचें, तार्किक रूप से अलग-अलग ना सोच करके हम उसको सामूहिक रूप से सोचें, ताकि जब भी रिसोर्सेज़ को यूज़ करने की बात आई, तो हम उसको सामूहिक रूप से यूज़ करेंगे। तो कहीं न कहीं वो एक रिसोर्स एफिशिएंसी की बात उन्होंने मतलब की थी उस तरीके की किस प्रकार से हम कम रिसोर्स यूज़ करके भी अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं और अपने नित्य प्रतिदिन दैनिक क्रियाकर्म को जो है कर सकते हैं। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हमारे प्रिंसिपल जो थे यूएनईपी के वो प्रिंसिपल 3, 5 और 11 में किस प्रकार से उसकी बात की गई। फिर वर्ल्ड कंज़र्वेशन स्ट्रैटेजी जो आई थी 1980 में और उसने किस प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की, सतत विकास की बात की। और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है आज के समय में ये जानना कि लोग जब बात सतत विकास की करते हैं, तो उसमें सिर्फ़ वो पर्यावरण को ही देखते हैं कि किस प्रकार से पर्यावरण को बचाएँ।
लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि हम सतत विकास में उसके आयामों को देखें, उसके जो पिलर्स हैं, क्योंकि कोई भी भवन जब निर्माण होता है तो उसके कई सारे पिलर होते हैं। तो उसके पिलर में जैसे आर्थिक पिलर है, सोशल है, इकोनॉमिक है, एनवायरमेंटल है और तीसरा जो उसका पिलर है वो एनवायरमेंटल है। तो उसके जो विभिन्न पिलर्स उसमें सोशल और इकोनॉमिक पिलर भी आते हैं। और इन स हमें ये बड़ा खुद पे गर्व होता है कि हमारे ये जो सतत विकास की जो पिलर्स हैं, जो उसके जो मजबूत नींव हैं जो 3 सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल, इसकी चर्चा और प्रत्येक चीज़ों को किस प्रकार से उसको समुच्चय किया जाए, उसका संरक्षण किया जाए और किस प्रकार से उसको आगे बढ़ाया जाए, उसकी चर्चा भी हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हमारे भारतीय संविधान के पार्ट 4 में 36 से 51 आर्टिकल में जो मौजूद है, उसमें एक-एक आर्टिकल कहीं न कहीं से सोशल प्रिंसिपल, इकोनॉमिक प्रिंसिपल, एनवायरमेंटल प्रिंसिपल आप जब देखेंगे आर्टिकल 47 हो, आर्टिकल 48 हो, वो किस प्रकार से एनिमल हस्बेंड्री और एनवायरनमेंट की बात करता है। आप देखेंगे कि आर्टिकल 42 हुआ, वेजेस की बात करता है वो। आप देखेंगे आर्टिकल 39 हुआ, किस प्रकार से सोशल समाजवाद की बात करता है, किस प्रकार से जो है 39 बी हुआ, 39 सी हुआ। विलेज पंचायत्स की बात जो है आर्टिकल 40 में जिस प्रकार से गांधी जी ने भी ये बात की थी कि किस प्रकार से हमें अपने डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करने की बात, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन भी अपने आप में एक सतत विकास की धारणा। आप ये ना हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि सतत विकास का मतलब सिर्फ पर्यावरण, नहीं। सतत विकास का मतलब हर जन-जन का सतत विकास होगा, हर जन-जन की सहभागिता और वो सहभागिता कैसे होगी वो प्रत्येक अर्थ में हो सकती है, प्रत्येक रूप में हो सकती है और प्रत्येक दिशा में हो सकती है। आर्टिकल 40 में भी वो बात तो इसी तरीके से हम लोग मतलब धीरे-धीरे जैसे इसका विकास होना शुरू हुआ और जब भारत में जब इसकी बात करते हैं तो उस समय जो 42वां एक संविधान संशोधन हुआ था 1976 में और उसमें 4 जो विषय थे एफडब्ल्यूईपी यानी फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एनवायरनमेंट एंड पॉपुलेशन उसको किस तरीके से जो कॉन्करेंट लिस्ट में जोड़ा गया था और उसमें ये बात की गई थी कि अ, किस प्रकार से एनवायरनमेंट का दायित्व कॉन्करेंट लिस्ट में जोड़ करके यूनियन ने उसको अपने को उत्तरदायित्व को जो है संभाला था। फिर जो 7th 5 ईयर प्लान आया था भारत में 1985 से लेकर 1990 और उसमें किस प्रकार से 1985 में गंगा एक्शन प्लान की बात हुई थी 1985 में, तो वो एक कह सकते हैं कि एक इंटरनेशनल प्रेशर भी था हमारे ऊपर, क्योंकि हालिया ही हम देख सकते हैं कि मौजूदा स्थिति में स्टॉकहोम डिक्लेरेशन आया था और कहीं न कहीं से उस समय एक दबाव बन रहा था भारत के ऊपर कि आप भी कुछ करिए, क्योंकि आपको याद होगा कि उसी समय में प्रोजेक्ट टाइगर भी आया था 1972 में। तो एक इंटरनेशनल प्रेशर, एक दबाव डाला हमारे ऊपर कि हम किस प्रकार से हम भी अपने एनवायरनमेंट को लेकर के आगे सोचें, प्रतिक्रिया दें, किसी एक संवेदना दें जो कि पॉजिटिव मैनर में हो उस तरीके में। और फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का, फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट 1980 में बनना श्री एन डी तिवारी जी के नेतृत्व में। तो ये सारी बातें कहीं न कहीं से एक कह सकते हैं कि इनिशिएशन थी, एक शुरुआत थी कि हम भी अपने पर्यावरण को लेकर के काफ़ी संवेदनशील हैं और एक पॉजिटिव प्रतिक्रियावादी हैं और हम भी उस चीज़ को सोचते हैं। फिर सबसे पहले एक जस्टिस कृष्ण अय्यर एंड जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी का एक केस था और उसमें उन्होंने कहा था कि इंडस्ट्रीज शुड नॉट बी मेड एट द एफिशिएंट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट और आपको इंडस्ट्री बनानी है, आपको फैक्ट्री बनानी है, तो कुछ भी आपको करना है तो आप पर्यावरण को ध्यान में रख करके करेंगे। तो एक ये शुरुआत थी भारत में जो है कि किस प्रकार से पर्यावरण को लेकर के हम सजग हो रहे थे उस समय। फिर उसके बाद बहुत सारे लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क भी उस समय बने थे। जैसे कि आप कह सकते हैं कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1984 में, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 में जो बना था, ईपीए एक्ट एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में बना था, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1982 में बना था और एनजीटी आया था 2010 में 2010 और एससी एसटी राइट ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट 2006 में आया था जो काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है, महत्वपूर्ण माना जाता है। इस वजह से माना जाता है क्योंकि ये एक ऐसा एक्ट था जो एससी-एसटी को उनके ज़मीन का अधिकार प्रदान करता था और जिसमें वो उनका एक अधिकार हो, उनकी मतलब उनके ही अधिकार से उस पे एक्सेसिबिलिटी हो। और इसके बाद इन सारी चर्चाओं में एक बड़ा ही
हमारा फंडामेंटल राइट की जब बात आती है तो कहीं न कहीं वो हमारे अधिकार हैं, राज्य के विरुद्ध अधिकार हैं, लेकिन उसमें एक आर्टिकल 21 है जो कि काफ़ी विशद है और उसमें वो इतनी उसकी विशद व्याख्या है कि उसकी हर जैसे कोई भी जस्टिस का कोई भी जुडिशरी का कोई भी प्रोक्लेमेशन या किसी भी तरह की प्रोसीडिंग्स आती है, तो उसमें सतत विकास को बड़ा ध्यान दिया जाता है। जैसे उसमें राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट की भी बात है आर्टिकल 21 में, तो कहीं न कहीं से जुडिशरी की भी एक सोच है कि किस तरीके से हम लोग सतत विकास को लेकर के संवेदनशील रहें और जुडिशरी कहीं न कहीं इसमें अहम भूमिका शुरू से निभाई है और काफ़ी हद तक जो है वो संवेदनशील रही है इस चीज़ को लेकर के भी। फिर जब हम बात सतत विकास की करते हैं, तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कि अ, जैसे किस सिद्धांत पे ये काम करता है। जैसे कि एक है सिद्धांत जैसे पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल हो गया, कि जो पर्यावरण का दोहन कर रहा है, उसको पनिश किया जाए जो पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल एक ये सिद्धांत जो काम करता है जो है पर्यावरण को लेकर के। दूसरा है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, उसमें ये कहा गया है कि जो स्टेट रहेगी, जो राज्य रहेगा, वो एक ट्रस्टी की तरह काम करेगी पर्यावरण की और जैसे ट्रस्टी होता है तो वो अपनी चीज़ों का एफिशिएंट यूज़ करता है, उसको रिसोर्स का एलोकेशन सही तरीके से करता है। उसी प्रकार से स्टेट भी ये काम करेगी कहीं न कहीं। उसी तरीके से प्रिकॉशनरी का मतलब हो गया कि जैसे वो किस प्रकार से हम अपने एनवायरनमेंट को ऐसे यूज़ करें कि शुरू से ही एक प्रिकॉशन बरतें कि उसका दोहन ना होने पाए। फिर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें ये कहा गया कि जैसे जो व्यक्ति प्रकृति का दोहन कर रहा है, वो तो कर ही रहा है, लेकिन उसके जो हिडन फैक्टर्स हैं, जो उसके पीछे जो तत्व छिपे हुए हैं, कहीं न कहीं उनको भी जो है उनको भी पनिश किया जाए और वे इस चीज़ से भागे ना। तो इस तरीके की बातें मतलब शुरुआती दौर में मतलब हम जैसे सतत विकास की जब शुरुआती दौर की बात आती है वो और जब इसके सिद्धांत हम पढ़ते हैं, तो ये बातें उसमें जो है सामने आती हैं। फिर एक बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, एक बड़ा इम्पोर्टेंट नाम आप कह सकते हैं कि उस कॉन्सेप्ट के पीछे जो नाम है, उनका नाम लिए बिना हम कह सकते हैं कि हम सतत विकास और पर्यावरण की बात शुरुआत नहीं कर सकते हैं, जैसे श्री गांधी जी का नाम जो है। तो उसमें जैसे हम गांधी जी को जब पढ़ते हैं, तो उनके जो जैसे डायरेक्ट उसका इन्फ्लुएंस सतत विकास पे नहीं मिलता, लेकिन उनके जो आंदोलन थे, उनके जो व्यवहार में जो उनकी क्रियाएँ थी, वो कहीं न कहीं वो दिखाती थी कि उनके व्यावहारिकता में सतत विकास था। जैसे कि आप ध्यान देंगे कि 1906 में जो सबसे पहला सत्य क्योंकि हम जितने भी आंदोलन हुए थे भारत में उस समय स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे, तो वो कभी भी मास मूवमेंट नहीं हो पाता था। मतलब लोग पार्टिसिपेट तो करते थे, लेकिन घर की जो महिलाएँ थीं, जो बच्चे थे, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो 1906 में जो पहला सत्याग्रह हुआ और उसके बाद से जितने भी सत्याग्रह आंदोलन उन्होंने शुरू किए, तो सबसे पहला जो मास मूवमेंट जो शुरू हुआ, वो उनके आंदोलन से ही शुरू हुआ। माने कि पब्लिक पार्टिसिपेशन, लोगों की सहभागिता उनके आने से ही बढ़ी। उनके जो सत्य और अहिंसा का जो कॉन्सेप्ट था, जो आज हम सतत विकास में जो बहुत ज़रूरी है, वो उनके उनके विचारों से ही स्पष्ट होता है, वो परिलक्षित होता है। उसके बाद हिंद स्वराज में 1909 में उन्होंने हिंद स्वराज में भी फिर काफ़ी इसका वर्णन किया है, इसका काफ़ी ज़िक्र किया है कि हमें किस प्रकार से रिसोर्सेज़ को मतलब जितना आवश्यक है उतना ही हम उसको पहने, उसका यूज़ करें और रिसोर्सेज़ का इस प्रकार से इस्तेमाल करें ताकि आने वाली जनरेशन भी कम से कम उसका जो है, उसका यूज़ कर सके, उसका उपयोग कर सके। तो यही सब बात थी और 1990 में एक गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आया और ये गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या करता है कि आप ध्यान देंगे कि फ्रॉम गवर्नेंस मीन्स फ्रॉम पॉलिसीज़ टू गवर्नेंस क्योंकि कहने का मतलब ये है कि पॉलिसीज़ तो बहुत बनी, उससे पहले भी नो डाउट क्योंकि 1990 का जो चरण था वो ग्लोबलाइज़ेशन का फ़ेज़ था और उस दौरान उसके पहले और उसके बाद में बहुत सारी पॉलिसीज़ बनी। लेकिन उस पॉलिसीज़ को एक्ट के रूप में उसको आगे बढ़ाना मीन्स जैसे लुक-ईस्ट पॉलिसी से एक्ट पॉलिसी है। तो किस प्रकार से लुक-ईस्ट मीन्स सिद्धांत और किस प्रकार से उसको व्यावहारिकता में लाना यानी एक्टिस्ट। तो फ्रॉम गवर्नेंस मीन्स उसको किस प्रकार से व्यावहारिकता में उतारने का काम था, वो गुड गवर्नेंस का काम, इस प्रकार से उसको अ
क्लाइंट फोकस करना जो है, ये काम 1990 में गुड गवर्नेंस को लेकर के जो शुरुआत हुई, ये भी कहीं न कहीं जो है हमारे सतत विकास की तरफ जो है कहीं न कहीं से फोकस करता है, उसके ऊपर बढ़ावा देता है। आज इसका एक संक्षिप्त विवरण जब हम शुरू से लेके अभी तक जब कर रहे हैं, तो आज के समय में इसका रिसेंट अगर हम ट्रेंड देखेंगे, तो मौजूदा समय में हम ये कह सकते हैं कि मौजूदा सरकार जो 2014 के बाद से आई है, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के बाद, जो 2014 के बाद से आई है, तो हम कह सकते हैं कि छोटा-छोटा ही सही कहीं न कहीं, लेकिन बहुत ही मामूली-मामूली ही सही, लेकिन कहीं न कहीं वो लोगों के देखने का नज़रिया और लोगों के सहभागिता का नज़रिया, दोनों को परिवर्तित किया। आप देखिए आज की यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में छोटे-छोटे ही कार्यक्रम हो रहे हैं, जैसे आज़ादी का अमृत महोत्सव हुआ। इस समय हर विभाग में, हर यूनिवर्सिटीज़ के हर विभाग में एट लीस्ट 2 कार्यक्रम कहा गया था आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए। ये क्यों कहा गया? ये इसीलिए कहा गया था कि आप अपने अपने मूल को पहचानें, अपनी जड़ को पहचानें, अपनी जड़ से जुड़े रहें। क्योंकि आज के समय में अस्मिता की ही लड़ाई है। आज के समय में एक सांस्कृतिक अस्मिता की ही लड़ाई है, क्योंकि आज सभी जब पाश्चात्य सभ्यता की तरफ जब भाग रहे हैं, जब सभी लोग, तो कहीं न कहीं से जो विदेशी हैं, वो कहीं न कहीं से उनको भारत की संस्कृति अच्छी लग रही है। वो क्यों? क्योंकि वो कहीं न कहीं से हमें अपने जड़ से जोड़ने का काम करती है। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव और जो अमृत काल है, इस समय जो फ़ेज़ चल रहा है, जो उन्होंने अमृत काल कहा कि ये जो अमृत काल का समय चल रहा है, तो कहीं न कहीं से ये सारी बातें जो है कि ये दर्शाती हैं कि किस प्रकार से जो धरोहर चली आ रही थी, जो उसके विकास हुआ, उसको किस प्रकार से अभी संजो करके रखने का काम किया गया। फिर इसमें एक जब पर्यावरण की बात आई है, तो एक इसमें किताब का मेंशन होना चाहिए, जैसे इस किताब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑन इंडियन पर्सपेक्टिव, हजरा सोमनाथ और गुप्ता की किताब है। तो इसमें बेसिकली क्या किया गया कि एक तुलनात्मक अध्ययन किया गया। भारत के जो नज़रिया है पर्यावरण को देखने का और जो पाश्चात्य जो देश है, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनका पर्यावरण को देखने का जो नज़रिया है, उसका एक तुलनात्मक अध्ययन करने की बात की गई है और ये कहा गया है कि किस प्रकार से हम और जहाँ पिछड़े हैं वो बेहतर कर सकते हैं और जहाँ आगे हैं तो हम उस प्रकार से किस प्रकार से हम दूसरों को एक सजेशन भी दे सकते हैं, दूसरे देशों को, पर्यावरण से संबंधित इसमें इस किताब में उसकी बात की गई। फिर एक आर्टिकल है राजीव शर्मा की इकोलॉजिकल सस्टेनेबल इन इंडिया थ्रू द एजेस। इसमें ये बात की गई है कि किस प्रकार से आज का जो मानव है, वो किस प्रकार से अपने पर्यावरण से दूर हो रहा है। क्योंकि आप जब अपने पर्यावरण से दूर होंगे, तो अपने समाज से दूर होंगे, आप अपनी मूल प्रवृत्ति से दूर होंगे क्योंकि अ अरस्तू ने भी कहा है कि मानव जो है वो सामाजिक प्राणी है और वो बिना समाज के वो जीवित नहीं रह सकता। आइदर बीस्ट और गॉड, या तो शैतान है, या तो ईश्वर है, या तो दैत्य है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम जब जो एंशिएंट फिलॉसफर्स हैं, जब वो ये बात को कह रहे हैं, वो इस चीज़ों को समझ रहे हैं, तो हम भी कहीं न कहीं से अपने मूल से जुड़े होते हैं। इस आर्टिकल में बेसिकली यही बात की गई कि किस प्रकार से मानव जो है वो अपने मूल से दूर है, अपने प्रवृत्तियों से दूर है और हम कैसे अपने अपने प्रवृत्ति से, अपने मौलिक चीज़ों से किस प्रकार से कनेक्ट हो सकते हैं। तो उसमें ये बात की गई। उसमें उसके बाद बहुत सारे रिपोर्ट्स की भी बात की गई। जैसे डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट 2013 की, इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज 2014 की जो रिपोर्ट आई, 186 कमीशन ऑफ लॉ कमीशन रिपोर्ट जो आई थी। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रिपोर्ट, एसडीआर रिपोर्ट 2014 की। तो ये तमाम रिपोर्ट्स ठीक है, वो कहीं न कहीं इंगित करते हैं कुछ न कमियों को और कुछ न कुछ और चीज़ों को जो हम और बेहतर कर सकते हैं। ये एक छोटी-सी जर्नी जो हमने इसकी शुरुआत से, मतलब ये मौजूदा समय में इसकी जो शुरुआत हुई 1900 कह सकते हैं कि 72 से, जब स्टॉकहोम की बात है, उसकी हमने चर्चा की। लेकिन अ, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने एंशिएंट इंडिया, मतलब कि जो हड़प्पा की जो सभ्यता जी थी, जब से शुरुआत हुआ था ये, जब वेद थे, उपन्यास थे, उपनिषद थे, जो एंशिएंट इंडिया में किस प्रकार से सतत विकास की बात होती थी और उसमें लोगों के जो मूल में जो सतत विकास की परिभाषा ना थी, लेकिन उनके जो व्यवहार में था, वो इस प्रकार से था, उसको थोड़ा-सा अगर हम उसपे प्रकाश बिना डाले आगे बढ़ें, तो ये गलत होगा। तो अ,
हम एंशिएंट इंडिया में जब थोड़ी-सी मतलब एक संक्षिप्त उसका विवरण देते हैं। जब एंशिएंट इंडिया में जाते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि जो नेचुरल जो चीज़ें थी, जैसे जो पेड़, पहाड़ और जो पंच तत्व की जो बातें थी, जैसे उसमें मुख को जो है किस प्रकार से वाटर कहा गया है, टंग को जो है उसमें अर्थ कहा गया है, आँखों को जो है फायर कहा गया है, स्किन को एयर कहा गया है और कान को किस प्रकार से स्पेस कहा गया, अंतरिक्ष कहा गया। तो पंचभूतास की बात जो की गई थी, अ, पीपल के वृक्ष की बात की गई थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में कि किस प्रकार से जो हड़प्पन सील्स मिले थे उस समय, तो वो किस प्रकार से पीपल के वृक्ष की बात करते हैं। और वो वो बताते हैं कि वो उनके लिए एक देवता थे, मतलब वो पूजा करते थे पीपल के वृक्ष की। तो वो काफ़ी वो ज़रूरी हो जाता है इन सब चीज़ों को समझना और इस चीज़ों को जानना कि हम आज जो दीपक जलाते हैं शनिवार को, तो हम अपने फ़ायदे के लिए ये चीज़ें करते थे। आज करते हैं कि सब कुछ सारी चीज़ें कंट्रोल में रहे, सब कुछ बैलेंस में रहे। लेकिन प्राचीन एंशिएंट इंडिया में ये चीज़ें समझ लीजिए कि दैनिक दिनचर्या होती थी जो। उन्हें ये नहीं बताना पड़ता था कि ये इस कार्य को करने से आपके जीवन में सब कुछ अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा या जो कुछ भी रहेगा। लेकिन उनके जीवन में ये सारी चीज़ें जो दैनिक क्रिया के रूप में होती थी। तो किस प्रकार से पकड़ था लोगों का पर्यावरण के प्रति और वो इसलिए नहीं कि उन्होंने उन्होंने किसी प्रकार का सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनिशन नहीं देखा था सतत विकास को। लेकिन ये उनकी समझ लीजिए कि उनका एक दैनिक नित्य क्रियाक्रम में उनकी व्यावहारिकता ऐसी थी कि वो सतत विकास को कहीं न कहीं वो आगे बढ़ाती थी। उसके बाद वेद, उपनिषद जो 2500 से 1500 बीसी, उसके बाद वेद, ब्राह्मणास, उपनिषद, आरण्यक और संहितास, उपवेदास, अ, नेचुरल वर्शिप किस प्रकार से वेदास में हुआ था। जैसे नेचुरल वर्शिप कहने का मतलब ये हुआ कि किस प्रकार से वो जैसे इंद्र की पूजा करते थे। जो इंद्र की पूजा होती थी जो वर्षा के जो है राजा मानते थे, जो रेन के जो है राजा माने जाते थे। उसके बाद जो वरुण वाटर के जो है और फिर अग्नि फायर, तो इस प्रकार से पूषण यानी कैटल और कैटल के बारे में यानी कि गायों के बारे में कहा जाता था कि उस समय वेदास में जो एंशिएंट जो ऋग्वैदिक पीरियड था, उसमें कौन कितनी गाय रख रहा है, उसके हिसाब से जैसे आज के समय में अभी तो गायों को लोग पालना बंद कर दिए हैं। लेकिन अब तो बहुत कम लोगों के द्वार पे जैसे गाँव में कहा जाता है कि गाय देखने को मिलती है। लेकिन पहले के समय में ज ऋग्वेदास के पीरियड के समय में ये देखा जाता था, लोगों की हैसियत इसी से तय होती थी कि कौन कितने ज़्यादा गाय रखा है। उसी का जो है गायों के लिए युद्ध हो जाते थे उस समय जो है, व्यापार नहीं होता था गायों का, तो वो उस समय पौरुष पुरुषार्थ को दर्शाता था। आज के समय में लोग वेल्थ के पीछे भाग रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन पहले के समय में जो वेल्थ थी वो कैटल थी, पूषण थी, गाय थी हमारी। तो ये भी इस चीज़ को समझना चाहिए क्योंकि जब तक हमने मूल अपने प्रवृत्ति, अपने जड़ में नहीं जाएँगे, हम सतत विकास के अर्थ को वास्तविक रूप में नहीं समझ पाएँगे। उसके बाद चारों वेद किस प्रकार से रिकॉग्नाइज़ करते हैं अ नेचुरल रिसोर्स को किस प्रकार से कंज़र्व किया जाए, प्राकृतिक चीज़ों को। क्लाइमेट चेंज की बात सबसे पहले उस समय की गई थी चारों वेदास में कि किस प्रकार से हम अपने पर्यावरण को संतुलित करके चलें, उसका दोहन ना करें। वह सबसे पहली बात की गई। उसके बाद नीति शास्त्र में बात की गई और ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि उस समय जो हमारे जो फ़ॉरेन ट्रैवलर्स थे, जो विदेशी आते थे, जैसे फाहियान हुएन सांग, मेगास्थनीज़ एरिथ्रियन सी की बात होती है और ये ये सभी जो फ़ॉरेन ट्रैवलर्स हैं, ये जिन-जिन काल में रहे हैं, कोई गुप्ता पीरियड में रहा है, कोई मॉडर्न पीरियड जिन-जिन काल में रहे हैं, उन्होंने उस काल की एक बहुत ही विशद व्याख्या की है। और उस विशद व्याख्या में उन्होंने ये ज़रूर बताया है कभी न कभी कि वो जिस काल में रहे हैं, उस काल में फ्लोरा, फ़ौना यानी कि जो पर्यावरण है, उसका इतना ब्यूटीफाई होता था, ब्यूटिफ़िकेशन हो जाता था। मतलब प्रकृति की सौंदर्यता अपने चरम पर होती थी उस समय। तो वो जिस भी काल मतलब जिस भी शासक के काल में रहे, उसकी एक विशद व्याख्या उन्होंने अपने पुस्तक में की थी। उसके बाद जो है एक अथर्ववेद का 4.13.3 और ऋग्वेद का 6.37.3 नंबर मेंशन है। इसमें वो कहा जाता था कि उस समय ये बात बड़ी आपको आश्चर्यचकित करने की लगेगी जो टीबी का एलिमिनेशन आप सोचिए कि आज विकसित भारत के संदर्भ में जो हमने प्रण लिया है कि हम किस प्रकार से टीबी को 2030 तक एलिमिनेट कर देंगे।
ये 2050 तक जो है ये उसको किया गया है इंटरनेशनल लेवल, लेकिन भारत ने इसका कमिटमेंट 2030 तक किया है कि टीबी का एलिमिनेशन हो जाएगा। तो ये सोचिए कि उस समय जो चीजें थी, ये कहा गया है इस पॉइंट में जो मैंने अभी बताया कि लोगों को खुली हवा में सांस लेना, खुली हवा में सांस लेने से लोगों के इंटेस्टाइन में जो लंग्स में जब वो हवा जाती थी, जो प्रवेश करती थी, तो वो आधा से ज्यादा रोगों का इलाज कर देती थी, क्योर कर देती थी। तो आप ये समझिए कि वो हवा कितनी शुद्ध रहती होगी। जब सिर्फ सांस लेने से ही, उस हवा का प्रवेश होने से ही न जाने कितने तमाम बीमारियों का इलाज हो जाता था, क्योर हो जाते थे सारे स्किन डिजीजेज, जितने भी लंग्स से, फेफड़े से संबंधित जितने बीमारी थे सब खत्म हो। उस समय की हवा कितनी शुद्ध होती होगी, और वो शुद्ध इसीलिए थी क्योंकि लोगों को अपने व्यवहार पे पकड़ थी, समझ थी, इस वजह से जो है। फिर उसके बाद अथर्ववेद के 5.4.3 नंबर श्लोक में लिखा गया है कि वट वृक्ष वो नहीं काटते थे। वट वृक्ष को वो ईश्वर का रूप मानते थे, प्रभु का रूप मानते थे, और वो उनकी श्रद्धा थी उस वृक्ष में, और वो ये जानते थे कि अगर इसको काटा गया या कुछ भी किया गया तो वो उनके लिए हानिकारक होगा, और वो उन्हें किसी भी तरह के रोग से बचाता भी था। जो राष्ट्र की संकल्पना है हमारी, वो उस समय में अथर्ववेद में, और जिसको पृथ्वी सुक्ता और माता भूमिका कहा जाता है, वो उस समय सोचिए मेंशन था। जो हम आज जो आज राष्ट्र की संकल्पना जो हम अपनी विचारधारा के लेते हैं कि ये पृथ्वी हमारी जननी है, जो माँ है, जो हम इस बात को कहते हैं और हमेशा दोहराते रहते हैं, वो इसीलिए दोहराते ही नहीं रहते कि ये एक सिर्फ शब्द है या एक सेंटेंस नहीं, ये हमारा हमारी जो जड़ है, समझ लीजिए उस जड़ पे हम खड़े हैं, और कहीं ना कहीं इसकी बात उस समय के वेद में, अथर्ववेद में, पुराणों में ये बात कही गई थी कि ये जननी, ये पृथ्वी हमारी माँ है और हम उसके पुत्र हैं। तो ये कहने को ये एक लाइन हो सकती है, लेकिन इसके पीछे इसका अर्थ बहुत ही विशद है, बहुत ही बड़ा है। तो ये सारी बातें हमारे एंशिएंट इंडिया में। और ये आपको याद होगा कि जब श्री राम जी जा रहे थे लंका, तो उन्होंने किस प्रकार से जब अ, बाण चला करके जब समुद्र को ऊपर जो बनाया था स्टोन से, तो आप देखिए कि उस प्रकार से उन्होंने प्रकृति का किस प्रकार से मेंशन किया है। उन्होंने कहा कि जब बाण उन्होंने चलाया, और तब उन्होंने कहा कि समुद्र से उन्होंने समझिए कि पैर रखने से पहले माफ़ी माँगा था, और उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी माँग रहा हूँ, और ये बात मेंशन भी है जो है उसमें हमारे पुराणों में कि माफ़ी माँग रहा हूँ कि ये जो पूरा समुद्र है, ये उन्होंने कहा कि पृथ्वी जिनके वस्त्र ये पूरे समुद्र है, और जिनकी छाती जो मैं जिनकी छाती समझ लीजिए कि ये जो माउंटेन्स हैं, जो हमारे पर्वत हैं, जो हमें जितना मिनरल्स, मैं मतलब कि ब्लेस, वो कहते हैं कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि हमें इतना रिसोर्स प्रोवाइड करती है। मतलब ये समुद्र की जितनी मतलब जो भी हमें रिसोर्सेस मिलते हैं वो हमें समुद्र से मिलते हैं। इनके वक्ष पे, इनके छाती पे स्वयं पर्वत विराजमान है, और जिनके जीवन साथी यानी कि जिसके कह सकते हैं कि जो पैट्रॉन है लॉर्ड विष्णु है, और ऐसे चीज को समाहित करते हुए उस पृथ्वी को नमन करते हुए, और फिर वो क्षमा मांगते हैं कि मैं अपना पैर जो है आगे बढ़ा रहा हूँ, मुझे क्षमा करिएगा और मेरे रिगार्ड्स को लीजिएगा, और मुझे जो है कि माफ करिएगा, फिर आगे बढ़ते। तो इनके इस पूरे वक्तव्य को कहने का सिर्फ यही अर्थ था कि उनकी एक एक बात में प्रकृति का किस प्रकार से उनकी मौजूदगी थी, प्रकृति की मौजूदगी थी, और प्रकृति को साथ में लेकर चलना, ये उस समय की महनीय कार्यक्रम थी, बहुत महत्वता थी उसकी। फिर उसके बाद जंगलों में रहना, और जंगलों में रहने का मतलब क्या होगा कि आप किस प्रकार से कनेक्ट हो अपने पर्यावरण से प्रति। तो उस समय का जो जीवन था, जो जंगलों में रहने का जो आप कह सकते हैं कि अ, जो चीजें थी, जो उस जीवन को जीना, तो वो लोगों से किस प्रकार से कनेक्ट हो जाए उसकी बात हुई। अ, भगवत गीता में चैप्टर 10 और श्लोक 220 में कृष्ण जी ने कहा कि मेरे अंदर सारे पर्यावरण समाहित है, सब कुछ समाहित है मेरे अंदर। तो उन्होंने पर्यावरण को इम्पोर्टेंस देने के लिए किस प्रकार से अपने आप को आगे बढ़ाया। फिर उसके बाद वन महोत्सव फेस्टिवल होता था, बनियान ट्री की पूजा होती थी। बुद्ध और जैन धर्म में अहिंसा की बात किस प्रकार से जैन धर्म में, बिल्कुल आप ये देखिए कि जैनिज्म में
अहिंसा पे इतना ज़्यादा फ़ोकस होता था कि इवन वो अपने मुँह को बाँध के चलते थे कि कोई बैक्टीरिया अंदर ना एंटर कर पाए कि उसकी हत्या हो। जितने भी जड़ पदार्थ होते थे जैसे जिंजर हुआ, पोटैटो हुआ, रेडिश हुआ, गाजर वगैरह ये कुछ नहीं खाते थे वो ताकि जो ज़मीन के मिट्टी के में जो कीड़े होते हैं उनकी हत्या ना हो पाए। बौद्ध धर्म में किस प्रकार से मध्यम मार्ग की बात की गई है, किस प्रकार से सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक कर्म ये किस प्रकार से हम एट फोल्ड पाथ जिसको कहा जाता है कि उसको हम अपना करके चलेंगे, सत्य और अहिंसा की बात को आगे लेकर के चलेंगे, तो ये कहीं न कहीं हर धर्म में इसकी उपादेयता हमें मिलती है, इसकी प्रासंगिकता हमें देखने को मिलती है। अशोका हुए अशोक रूलर में, मौर्य रूलर में, गुप्ता रूलर में जो इंस्क्रिप्शंस थे, जो प्रकृति की जो बातें उस इंस्क्रिप्शंस पर भी लिखी गई हैं और अशोका इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो समुद्रगुप्त में बनवाया गया और महापद्मानंद के समय में ये विशद व्याख्या जो थी वो अ, उन्होंने की थी कि किस प्रकार से उस समय कृषि जो थी वो अपने चरम पर होती थी। तो ये सारी बातें कहीं न कहीं दिखाती थी कि पहले के जो शासक हुआ करते थे वो अपने पर्यावरण को लेकर के कितने संवेदनशील थे। और उसके बाद थोड़ा-सा जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं कालिदास जी की बात भी थी उसमें चंद्रगुप्त सेकंड के समय में कि अ, उसमें उस वो एक ऐसा समय था जब हर फ़ील्ड में जो है कि हम अपने मतलब कि अपने कॉइन्स में, अपने सिक्कों में, व्यापार में, कृषि में, हर चीज़ में हम आगे थे उस समय। फिर जैसे ये एंशिएंट इंडिया से हम आगे बढ़े फिर मेडिवल पीरियड आया, उसमें हम जितने भी उसमें लेखक हुए, जितनी किताबें हुई, जैसे बताया गया बाबरनामा में तुजु के जहांगीरी में किस प्रकार से फ्लोरा फ़ौना की बात हुई। मंसूर सलीम अली जो उस समय ऑर्निथोलॉजिस्ट थे जो उन्होंने भी बदायूं ने जो उस समय जो उस बात की थी शेडी ट्री जो थी उसको काटते नहीं थे वो। जहांगीर जो बात हुई थी तो उनके बारे में कहा जाता था कि वो बहुत बड़े रिसर्चर्स थे। वो बहुत बड़े रिसर्चर थे अपने पर्यावरण को लेकर के, अपने चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते थे जो है। तो ये सारी बातें जो है मतलब कि उन्होंने मतलब की थी जो। फिर एंशिएंट की बात होगी, मेडिवल की बात होगी, फिर हम धीरे-धीरे जब आगे बढ़े हमारा देश जब आधुनिक भारत की बात करते हैं, जब देश आज़ाद हुआ हमारा, 1947 में जब हम अपने सॉन्ग की बात करते हैं, जब हम राष्ट्रीय गीत की बात करते हैं, तो उसमें बड़ा एक गर्व महसूस होता है कि जो सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम की जो बात होती है, हमें आज इसका हम अर्थ जानना इसका बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों को अर्थ नहीं पता होगा, बहुत जैसे कि ये कहीं न कहीं कहने के लिए छोटी बात है, लेकिन कहीं न कहीं ये हमें प्रेरित करते हैं कि जब इतने ज़्यादा काम हमारे पर्यावरण को लेकर के, जब हम जीवित भी नहीं थे, हमारे पूर्वज ने उसको संजो करके रखा, उसको आगे बढ़ाया, संविधान में हर चीज़ की मौजूदगी, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं हमें बाध्य करती है, प्रेरित के अलावा कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम कैसे अपने आने वाले भविष्य को ये दे पाएँ, ये सुंदर चीज़, ये उपहार है, इस उपहार तो सुजलाम सुफलाम की बात हो रही थी, राष्ट्रीय गीत जो हमारा है, सुजलाम का मतलब होता है एम्पल ऑफ पोटेबल वाटर, उसमें किस प्रकार से जल की बात हो रही है। सुफलाम के मतलब हो गया फर्टाइल लैंड हो गई, जिस प्रकार से हमारी भूमि जो इतनी उर्वरा है, इतनी उपजाऊ है। मलयज शीतलाम मतलब कि जो हिल्स की बात हो रही है, जो ग्लेशियर्स की बात हो रही है, अ, हवा की बातें हो रही हैं, ऑक्सीजन की बात हो रही है, प्यूरिटी की बात हो रही है। तो और उस समय की जो अर्ली मॉर्निंग प्रेयर जो होते थे जैसे कि हिंदू में जो अर्ली मॉर्निंग जो शुरुआती जो संस्कृत प्रेयर जो बोले जाते थे, समुद्र वसने देवी पर्वतम स्तम मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्या। तो इसमें वही बात जो मैंने अभी कही कि वो क्षमा माँग रहे हैं। जो वो इस पृथ्वी से क्षमा माँग रहे हैं कि हे पृथ्वी जिसकी जिसके कपड़े ये पूरे समुद्र हैं, जिसके ये वक्ष ये चट्टानें हैं और जिसके स्वयं श्री विष्णु जी जिसके पैट्रॉन हैं, जिसके संरक्षक हैं। मैं अपना कदम आप पे रखने से पहले आपसे क्षमा एक्चुअली ये सोच आज के समय में हम बेड से अपने उठते हैं, हम धरती पे अपना पाँव रखते हैं। बहुत ही गिने-चुने लोग होते होंगे जो अपने धरती माँ को प्रणाम करके उठते होंगे, ये बहुत छोटी-छोटी बातें हैं। लेकिन ये हमारे संस्कृत के हमारे प्रेयर्स हैं जो है उस समय जो है लिखे गए हैं और ये लिखा इसीलिए गया कि कहीं न कहीं ये चीज़ें नष्ट ना हो। ये कहीं न कहीं ये धरोहर ये हमारी आगे बढ़ती रहे क्योंकि इसी से हमारी अस्मिता है। हम पाश्चात्य सभ्यता से इसीलिए अलग हैं क्योंकि यही चीज़ें हमारी अस्मिता है और हमें बनाती हैं।
फिर सेक्रेड ग्रुप्स का जो बातें हैं, जो उस समय भी की गई और आने वाले समय में आज तो जुडिशरी भी, जो कोर्ट्स भी सेक्रेड ग्रुप्स के ट्राइबल पॉपुलेशन में सेक्रेड ग्रुप्स को काटने से मना कर दी है। तो उसका किस प्रकार से पैट्रोनेज होता है, उसका संरक्षण होता है। फिर जो अलग-अलग प्रकार के जो ग्रासेस थे, जैसे दुर्वा ग्रास जो था वो गणेश जी को ऑफर्ड होता था। तुलसी जी की जो सीड्स होते हैं, जो पत्ते होते हैं, वो कृष्ण जी को चढ़ाए जाते हैं। बेलपत्र शिव जी को चढ़ाए जाते हैं। तो आज के समय में हमें इसका इम्पोर्टेंस जानना ज़रूरी है। कहीं न कहीं इसीलिए किया गया होगा कि हमारे उस पर्यावरण को संरक्षित रख कर के आगे बढ़ा जाए। पूजा-पाठ जितनी चीज़ें हैं वो प्रकृति को समायोजित और उसको संरक्षित करके आगे बढ़े। आज कई लोगों ने जैसे कि आज ये नहीं देखा होगा कि हम पहले समय में जब भोजन करते थे, तो कन्वेंशनल तोरन होता था। जैसे कि जैसे साउथ में आप जाएँगे तो आपको भोजन कराने के लिए बड़े पत्ते दिए, जैसे हम लोग के समय में भी बनियान जो ट्री था, उसमें पत्ते काट तोड़ के जो है रख दिया जाता था, उसी में सारे भोजन रख दिए जाते थे और फिर उसके बाद से जो है उसमें भोजन परोसा जाता था। खाने के लिए भी बहुत स्वादिष्ट लगता था, लेकिन आज के समय में बफर सेट और बफर सिस्टम आ गया है। इसमें लोग जो है वो अपने से खाना निकाल के जो भी खाते हैं, लेकिन ये चीज़ें कहीं न कहीं चीज़ें, ये जो कन्वेंशनल तोरन में खिलाने वाली बात जो थी, ये खत्म होती जा रही है, तो इसको संरक्षित करने की आवश्यकता है। फिर जब जब हम आगे बढ़ते हैं और हम विकसित भारत में जब हमारा जो संकल्पना है, जो उसकी सोच है, जब हम उसको आगे लेकर के चलते हैं, तो हम जब भारत के विकास के चरण को जब बाँटते हैं, क्योंकि बिना उसके चरण को बाँटे हुए जो हमारी संकल्पना है, कि हमें कितना आगे बढ़ना है, तो हमें ये जानना होगा कि किस चरण में कितने जो हमारी कठिनाई थी। तो उसको जब हमने चरण में बाँटा तो हमने ये पाया कि 1950 से लेकर के 1990 का जो समय था, जो चरण था, जो उसमें चीज़ें जो थी, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो जो थी वो काफ़ी सुदृढ़ थी, अच्छी थी उस समय। जैसे 60 थी और ये माना गया था कि 2025 तक हमें 70 वर्ष जो है कर लेना है। टीएफआर जो थी वो टोटल फर्टिलिटी रेट को 2.1 जो है वो 2025 तक जो है मतलब कि उसको कर लेना है। हेल्थ से रिलेटेड जो फाइनेंस एक्सपेंडिचर्स जो उसपे कितना व्यय होता है उसको 1.12 से 2.15 जो है 2025 तक लमसम उसको कर लेना है। जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है, उसको कम करना है किसी न किसी प्रकार से। तो ये एक चुनौती भी थी और जो थी एक सोच भी थी, एक विज़न भी था कि हम किस प्रकार से अपने आप को उस चीज़ के लिए तैयार रख पाएँ। और इसी दौरान कह सकते हैं कि एक बड़ा माइलस्टोन भी आया, 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 का। कहने को ये ऐसा भी नहीं था कि ये एक बार में आ गया। इसके पीछे राजीव गांधी के समय से ही कितने अमेंडमेंट्स हुए, हर बार होता था, लेकिन इसको दोनों हाउसेस से पास कराना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो फाइनली 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज़ को लाता है, और उसकी बात यहाँ करना इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि सतत विकास की जो परिभाषा है वो हमसे ही तो है। हम ही नहीं रहेंगे और हमारी सहभागिता ही नहीं रहेगी तो सतत विकास किस चीज़ का होगा। तो ये कहीं न कहीं से एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था कि हम किस प्रकार से अ, जन-जन को राजनीति में इसलिए जोड़ें ताकि उनका सामाजिक स्तर सुदृढ़ हो सके। तो ये एक 73वां-74वां संविधान संशोधन जो 1992 में आया, तो ये 1950 से 90 का जो दौर था। फिर 1990 में ग्लोबलाइज़ेशन आता है। चीज़ें बहुत सारी बदल जाती हैं क्योंकि ग्लोबलाइज़ेशन एक ऐसा दौर था जो हर आयाम में हमें अफ़ेक्ट करता है। जैसे सोशल रूप से, इकोनॉमिक रूप से, एनवायरमेंटल रूप से, अ, व्यापारिक रूप से भी, कमर्शियल लेवल पे हर रूप में इसने अफ़ेक्ट किया, और जो हमारी लाइफ़स्टाइल है, उसको हर रूप में इसने चेंज भी किया है, जो बहुत ज़्यादा परिवर्तित किया। 1991 में जब ग्लोबलाइज़ेशन की शुरुआत 1990 में जब हुई पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के बाद, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ये समझने की ज़रूरत है कि उससे पहले एक यूनियन भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में, जो यूनियन कार्बाइड गैस जो थी उसमें निकली थी। मेथिल आइसोसाइनाइड जो गैस उसमें से निकली थी, और यूनियन कार्बाइड केस इसको कहा जाता है। तो ये एक ऐसा केस था जो कहीं न कहीं से भारत सरकार को भी सोचने में मजबूर किया था कि हम अब अपने पर्यावरण को लेकर के खास तौर से बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हो जाएँ अब। क्योंकि कहीं न कहीं से वो उजागर भी कर रहा था कि हम कहीं न कहीं से अपने पर्यावरण को लेके ढिलाई बरत रहे हैं। तो उस चीज़ को लेकर के हम किस प्रकार से संवेदनशील हों और एक प्रोग्रेसिव रूप में आगे बढ़ें। तो उसके बाद से
बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आए। फिर ग्लोबलाइजेशन का दौर आया और उसके बाद से बहुत सारी चीज़ों में चेंज आया। जैसे आप देखिए कि 1991-92 का जो अर्थ समिट था, एजेंडा था, उसमें हमने भागीदारी की। फिर जो कोपेनहेगन समिट था, फिर उसके बाद मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो था, जो 2015 तक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की बात की गई थी कि इसे हमें अचीव करना है। उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम देखें तो किस प्रकार से लुक-ईस्ट पॉलिसी आया था 1996 में, कि किस प्रकार से हमें नेबरहुड पॉलिसी को लेकर के चलना है। अपने जो छोटे राष्ट्र हैं, उसके प्रति जो है भारत इस प्रकार से एक डोमिनेंट पोज़ीशन में ना रहे, उसको साथ लेकर के चले। तो ये चीज़ें जब आगे बढ़ी, फिर उसके बाद न्यूक्लियर पॉलिसी आई 2009 की, जो मनमोहन सिंह के पीरियड के समय में, और नेबरहुड पॉलिसी आई। तो ये सब सारी चीज़ें जो 1990 के बाद से 2014 तक हुई, तो ये कहीं न कहीं एक प्रयास तो था, एक ज़िम्मेदारी थी सरकार के प्रति की भी कि हम अपने एनवायरनमेंट को लेकर के संवेदनशील रहें, और कोशिश की गई। लेकिन 2014 के बाद से जो चीज़ें आई, जो चीज़ें बनी, वो काफ़ी सिस्टमैटिक तरीके से हुई, क्योंकि आपको याद है कि ये बताना बड़ा एक गौरव की बात है कि इस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो 2015 तक था, उसके बाद एक आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसमें 17 गोल्स थे जो 2030 तक हमें अचीव करना था। तो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 17 जो गोल्स थे, और ये बड़ा गौरव होता है बताते हुए कि हर गोल के रिस्पेक्ट में, हर गोल के संदर्भ में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हर गोल से संबंधित कुछ न कुछ काम किया है, और बहुत बड़े लेवल पे काम किया है। अ, बड़े लेवल पे इसलिए कह रहे हैं कि तमाम जो नीतियाँ हैं, तमाम जो चीज़ें हैं, जैसे बात करते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर पहले की, जो बात करता है नो पॉवर्टी की, जैसे किसी के गरीबी से किस प्रकार से हम लड़ सकते हैं। तो उसमें जो सांसद आदर्श ग्राम योजना है, ऐसे बहुत सारी योजनाएँ हैं, जो चल रही हैं, लेकिन मौजूदा समय में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जितने भी योजनाएँ हैं, वो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे काम कर रही हैं, और वाक़ई में इससे 42 मिलियन लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारी योजनाएँ हैं। नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन है, एनआरएलएम है। तो ये नो पॉवर्टी के लिए ये काम कर रही है। फिर दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल नेशनल रूरल अर्बन लिवलीहुड मिशन जो है, डे एनयूएलएम, मतलब जो रूरल लेवल पे जो काम कर रही हैं, वो अर्बन लेवल पे भी काम कर रही हैं। उसके बाद महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एमजी-नरेगा, हालाँकि खैर 2005 में आया था, लेकिन इसको किस प्रकार से रिवाइज़ किया गया 2015 में, और इसमें जो कवरेज थी लोगों की किस प्रकार से बढ़ाई गई। प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसके बाद एसडीजी 1 में इसलिए की जा रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 में, क्योंकि जन धन योजना का मतलब ही था फाइनेंशियल इंक्लूजन, किस प्रकार से लोगों का समावेशन हो सके। तो जब तक किसी का खाता नहीं खुलेगा, तो हम किस प्रकार से उसको उस उस कार्य के लिए उसको प्रोत्साहन राशि हम भेजेंगे या क्या करें? आज के समय में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, डीबीटी हो रहा है, ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, कोई भी स्कीम्स की, किसी भी योजना की अगर पैसा कोई ट्रांसफर होता है, तो 100 टू 100% उसके अकाउंट में जाता है, जो कि पहले समय में नहीं होता था। राजीव गांधी ने खुद कहा था कि ₹1 में बहुत मामूली जो है, पैसा 75 पैसे या कुछ पता नहीं कितना 25 पैसा लमसम जो है कि लोगों के खाते में जाता है। तो उस चीज़ को हमने पाया, उस चीज़ से हम उभर पाए, और उस उभरने में एक बहुत ही यात्रा तय करनी पड़ी। वो यात्रा कठिन थी, लेकिन लोगों की सहभागिता, एक विज़न, एक सोच थी, जो उस यात्रा को हमें सफल बनाए। फिर इसी तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 है, जो ज़ीरो हंगर पे काम करता है। अब इसमें जो है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, कि किस प्रकार से हम जब एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो हम पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो योजना आई थी इस गवर्नमेंट में, उसको हम लेकर के चलें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम वाटर का एफिशिएंट यूज़ कर पाएँ। हम अम, हम जो है उसके बाद पोषण अभियान की बात आती है, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, और फिर उसके बाद मतलब ये सारी चीज़ें इस तरीके से की गई कि हम जैसे पर ड्रॉप मोर क्रॉप के बाद हम जैसे सॉइल के बारे में जानकारी, जैसे इस मौजूदा गवर्नमेंट में किसान भाई को मदद करने के लिए कई सारे ऐप्स बनाए गए हैं, और उसके माध्यम से उनको क्लाइमेट की एडवांस्ड इन्फॉर्मेशन देना, कि आने वाले समय में
क्लाइमेट किस प्रकार का होने वाला है, ताकि जो रबी या खरीफ या जो भी क्रॉप्स आप बोए हैं या जो भी किसान भाई अपने बोए हैं, उसके बारे में उनको एक विस्तृत जानकारी मिल सके। सॉइल में किस प्रकार का कौन-सा न्यूट्रिएंट किस मात्रा में चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस या किस चीज़ की, मैग्नीशियम किसकी आवश्यकता किस क्रॉप के लिए कितनी है, उसके संदर्भ में एक ऐप आया। तो ये सारी चीज़ें हर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से संबंधित हर सारी चीज़ें इस मौजूदा सरकार में हर सारी स्कीम्स बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे काम कर रही हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 जो गुड हेल्थ एंड वेल-बीइंग की बात करता है, इसमें एक है नेशनल हेल्थ मिशन और 2017 में जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी अ, उसमें ये बात बिल्कुल की गई थी कि किस प्रकार से हम एक इक्विटेबल, अफोर्डेबल और हेल्थ पॉलिसी लाएँ और इसी में जो नेशनल जितने कार्ड्स बने हैं आपके गरीब लोगों के लिए जितने बीपीएल के लिए कार्ड बने हैं, 5 लाख तक मुफ्त इलाज की जो पॉलिसी है, जो बात है वो नेशनल हेल्थ मिशन की, तो ये कहीं न कहीं काम कर रहे हैं, लोग लाभान्वित भी हैं इससे और वो जानते हैं कि किस प्रकार से लोकल लेवल पे ये चीज़ें असर कर रही हैं। फिर ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो मैंने अभी बताया कि किस प्रकार से 2025 तक हमने इसे एलिमिनेट करने के लिए जो हमने एक शपथ ली है कि हम ट्यूबरकुलोसिस टीबी पेशेंट्स को खत्म कर देंगे। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 है जो क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है और क्वालिटी एजुकेशन में बहुत सारे इसके टारगेट्स हैं। लेकिन इसमें जैसे कि अ, मिड डे मील स्कीम जो पहले से चली आ रही थी उसके इतर भी हमने बहुत अच्छी स्कीम्स जिसमें एक यूनिवर्सल कह सकते हैं कि चिल्ड्रन का जो एनरोलमेंट रेशियो है वो काफ़ी बढ़े और उनका जो पासिंग आउट है वो काफ़ी घटे। तो इसके संदर्भ में हमने रामसाय जैसे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हुआ, नेशनल स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी हुई 2015 की, फिर प्रधानमंत्री जो कौशल विकास योजना की बात हुई और नेशनल यंग लीडरशिप प्रोग्राम हुई। तो इनके माध्यम से भी हम प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से चिल्ड्रन का जो एनरोलमेंट रेशियो है अपना स्कूल्स में वो बढ़े और उनकी एक्सेसिबिलिटी जो वो एजुकेशन के सारे बच्चों की काफ़ी बढ़े। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 है जो जेंडर इक्वालिटी की बात करता है और जेंडर इक्वालिटी में अगर सबसे पहला प्रोग्राम देखा जाए तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो कार्यक्रम हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, बेटी के नाम से अकाउंट खोलना, उनके एजुकेशन के बारे में सोचना, उनको एक्सेस प्रोवाइड करना, लोन फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना। ये सब सारी योजनाएँ जो होंगी, जनानी सुरक्षा योजना हो गया, उनके हेल्थ को लेकर के बात करना और ये सारी बातें जो है मतलब कि टारगेट जो उसका गोल नंबर जो 5 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जो जेंडर इक्वालिटी को कहीं न कहीं से मिनिमाइज़ जो जेंडर इक्वालिटी की बात करता है उससे संबंधित है। अब इसी संबंध में स्टडी है जुडिशरी में भी, जो जेंडर गैप को लेकर के है और उसमें ये बताया गया है कि जो नंबर है जो वुमेन मतलब कि जुडिशरी में किस प्रकार से महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम है, उसकी बात हो रही है। तो उसमें जैसे ये बताया गया कि जो सबसे पहले वुमेन लॉयर थी जो उनका नाम था कॉर्नेला सोराबजी और जो महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है जो हाई कोर्ट्स में वो सिर्फ 14.27% ही है, मीन्स 764 में सिर्फ 109 महिला और इन 8 हाई कोर्ट्स द नंबर ऑफ वुमेन जजेस इज लिमिटेड टू जस्ट 1, 8 में सिर्फ एक ही है। और द हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड, मेघालय एंड त्रिपुरा हैव नो वुमेन जज। उत्तराखंड, मेघालय और त्रिपुरा में कोई भी वुमेन जजेस नहीं और इलाहाबाद हाई कोर्ट व्हिच इज द लार्जेस्ट हाई कोर्ट इन द कंट्री हैज ओनली 3 वुमेन जजेस जो कि सिर्फ 2% होता है। और कहीं न कहीं से इनके ये जब चर्चा का जब विषय बना तो इसमें पाया गया कि इनका लेट अपॉइंटमेंट और कोलिजियम सिस्टम में किस प्रकार से अ, इनके नाम को एडवांस ना करना। क्योंकि जब लेट अपॉइंटमेंट होगा इनका तो कहीं न कहीं से इनके सीनियॉरिटी तक जाते-जाते वो एज खत्म हो जाती है। और कोलिजियम सिस्टम में इनका नेम को आगे ना बढ़ाना तो कहीं न कहीं से ये एक जेंडर गैप को दर्शाता है और इस समय सिर्फ द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर मच वर्स विथ ओनली 2 सिर्फ महिला जजेस जो है इस समय काम कर रही हैं सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस बीवी नागरत्न एंड जस्टिस बेला त्रिवेदी जो कि जून 2025 में रिटायर भी हो जाएंगी। तो ये एक छोटा-सा मतलब कि एक स्टडी था जेंडर गैप से रिलेटेड। छोटा ही सा था लेकिन इसमें कहीं न कहीं से ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि जुडिशरी में भी कहीं न कहीं से एक पारदर्शी तरीके से ये कहीं न कहीं से उसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है ताकि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट के साथ-साथ जुडिशरी में भी बढ़े। और
इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 है जो क्लीन वाटर की बात करता है, स्वच्छ भारत अभियान की बात करता है। तो इसमें 1985 से ये गंगा एक्शन प्लान हमारा चले आ रहा है। फिर इसमें नमामि गंगा प्रोग्राम है। किस प्रकार से गंगा की सफाई की बात इसमें की गई, स्वच्छ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 जिसमें स्वच्छ भारत की बात होती है। तो उसमें स्वच्छ भारत मिशन है हमारा, जो इसमें 100 मिलियन इंडिविजुअल हाउसहोल्ड के लिए 2019 तक इसमें जो है हाउसहोल्ड टॉयलेट्स बनाए गए जो, और 6 लाख जो है विलेजेस जिसमें प्रभावित हुए और उनमें ओपन डेफिकेशन फ्री का जो काम किया गया। तो ये कहीं न कहीं से ओपन डेफिकेशन की बात करना और उससे लोगों को मुक्त करना और लोगों के लिए शौचालय बनवाना, और ये ठीक है, कहने के लिए छोटी बातें हैं, लेकिन ये एक कहीं न कहीं एक सोच को भी उजागर करता है कि हम लोगों को लेकर के चिंतित हैं। हमारे जो देश के जो यशस्वी जो प्रधानमंत्री हैं, वो कहीं न कहीं से लोगों के जो बेसिक नीड्स हैं, उनके बारे में वो सोचते हैं और उनके बारे में वो जो है काम कर रहे हैं। इसमें नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम है और बाकी अन्य सारी चीज़ें जो काम कर रही हैं, और हम इस चीज़ में आगे भी बढ़ें कि किस प्रकार से हम एक क्लीन वाटर के लेकर के हम संवेदनशील रहें और उसको लेकर के आगे बढ़ें। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7 है, जो क्लीन एनर्जी की बात करती है। क्लीन एनर्जी में ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है समझना कि इंडिया के पोज़ीशन को, क्योंकि जब हम इंडिया के पोज़ीशन की बात करते हैं तो इंडिया का जो पोज़ीशन है वो ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर के जो बीच में लाई करना होता है, तो उससे इंडिया को अबंडेंस जो है मात्रा में जो है उसको सोलर एनर्जी और सोलर कैपेसिटी उसकी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है बिकॉज़ ऑफ द रेज़ ऑफ द हीट ऑफ द सन जो हमें जो मिल रही है। तो उसी को लेकर के हमें नेशनल सोलर मिशन जो है लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान कार्यक्रम जो है उसमें आया, और कहीं न कहीं हमें सोलर कैपेसिटी को हम लोग इनबिल्ट और आगे बढ़ा भी रहे हैं ताकि हम इसका एक्सपोर्ट भी कर सकें, क्योंकि इंडिया बिल्कुल हम कह सकते हैं कि इस मामले में ब्लेस्ड है सोलर एनर्जी को लेकर के, और हम काफ़ी अन्य कंट्रीज़ जो इंटरनेशनल सिनेरियो है उस पे भी हम काम कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम कोलैबोरेट करके, क्योंकि हमारे पास अभी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उस तरीके की नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सोलर एनर्जी में किस प्रकार से हम अपने आप को अबंडेंस मात्रा में लाएँ और आगे बढ़ें। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 8 है, जो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है, और डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में हम किस प्रकार से अपने कार्य को सुदृढ़ बनाएँ। उसके लिए हमें नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन जो लॉन्च किया गया 2015 में, और इसमें 556.1 लाख पीपल जो है इसमें ट्रेनिंग रिसीव कर रहे हैं। तो इसमें स्किल्स की बात हो रही है। किस प्रकार से आरसेटी काम कर रहा है लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करने में। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, फिर से उसी की चर्चा कि किस प्रकार से ये जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो छोटे-छोटे कार्य जो समूह बनाए जा रहे हैं, उनको स्किल्स प्रोवाइड किया जा रहा है। 9.8 करोड़ ऑफ वुमेन किस प्रकार से जो है इससे लाभान्वित हुई हैं। जिससे एसएचजीज़ जो हैं जितने काम कर रहे हैं। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 9 है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें जैसे मेक इन इंडिया का कार्यक्रम है, फिर इसमें स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है। तो ये विभिन्न जो स्कीम्स है ये लॉन्च की गई हैं इस वजह से, ताकि युवा उद्यमी जो कार्यक्रम स्वदेशी जागरण मंच में भी चलता है, स्वावलंबी भारत अभियान का कार्यक्रम, उसमें हम बात करते हैं युवा उद्यमी की। कि किस प्रकार से हम छोटे-छोटे जो एंटरप्रेन्योरशिप के जो स्टार्टअप्स हैं, उनको किस प्रकार से हम प्रोत्साहित करें। किस प्रकार से उनको स्किल्स प्रोवाइड करें, और उस स्किल्स के लिए जो मिनिमम मात्रा में जो लोन्स की रिक्वायरमेंट है, उसको हम एक ब्याज मुक्त जो है लोन प्रोवाइड कराएँ। और इसी में भी इसके डिफरेंट कैटेगरीज़ भी बने हुए हैं जो लोन प्रोवाइड करने के। जैसे किसी को कम मात्रा में लोन चाहिए तो उसका एक अलग नाम है, फिर 5 लाख से ऊपर लोन चाहिए तो उसके लिए एक अलग नाम है। कहने का मतलब सिर्फ़ इतना है कि हम कार्य कर रहे हैं, और कार्य इस दिशा में हो रहा है कि किस प्रकार से हम लोगों को स्किल प्रोवाइड करें, एक वोकेशनल एजुकेशन की तरफ लेकर के जाएँ, एक वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ लेके जाएँ। अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक स्टडी हम किस प्रकार से लोगों को ये प्रोत्साहित करें कि आप पढ़ाई के साथ-साथ कुछ न कुछ अर्निंग भी करते रहिए जो है। तो ये एक सोच को भी दर्शाता है, और कहीं न कहीं से हमारे एक डेवलपमेंट को भी दर्शाता है कि हम
जो ट्रेडिशनल जो तरीका था स्टडी का, हम उससे निकल करके एक वोकेशनल एजुकेशन की तरफ आगे बढ़े। फिर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 10 की बात करते हैं, जो इनइक्वालिटीज को घटाने की बात करता है। और इसमें फिर वही जैसे लड़के और लड़की में किस प्रकार से इनइक्वालिटीज को घटे, तो जाहिर सी बात है कि उनका जितना ज़्यादा महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होगा, उनका एम्पावरमेंट होगा, उनका जेंडर गैप जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा घटेगा। जैसे मैंने जुडिशरी में बात की कि उनका एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन वहाँ भी होना चाहिए। तो इस तरीके से हम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10 नंबर जो है हमारा उसकी तरफ भी आगे बढ़ेंगे। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 11 है, जो सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ की बात करता है। इसमें जितने स्कीम्स हैं, जैसे स्मार्ट सिटी मिशन हुआ, अटल मिशन फॉर रिजुनवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जो अमृत योजना है, और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना, और एक नया कॉन्सेप्ट आया सिटीज़ कोएलिशन फॉर सर्कुलैरिटी। इसमें बेसिकली क्या किया गया है कि इसमें ये कहा गया है कि सिटी टू सिटी कोलैबोरेशन होगा, और वो एक खुद में नॉलेज शेयरिंग एंड प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप प्लेटफॉर्म प्रदान करेंगे, जिससे लोग जितने सारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, वो एक जगह कोलैबोरेट होकर के और किस प्रकार से अर्बन एरिया शहरों का विकास हो, उस पे काम करेंगे। इसी संदर्भ में हनोई 3R डिक्लेरेशन भी हुआ था। और फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 12, जो रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन की बात करता है। इसमें बात बेसिकली नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात है, मोबिलिटी सेक्टर की बात है, और नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स की बात है। तो ये सारी बातें इसलिए की जा रही है क्योंकि कहीं न कहीं से इंडियन गवर्नमेंट का भी फ़ोकस है कि हम किस प्रकार से बायोफ्यूल की तरफ बढ़ें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आगे बढ़ें, और जो हमारे जो डीज़ल को 2027 तक जैसे एलिमिनेट करने का कार्यक्रम चल रहा है कि हम डीज़ल गाड़ियों को बंद कर देंगे जो है, और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में हम आगे बढ़ेंगे, जिससे काफ़ी जो है पर्यावरण का जो प्रदूषण है उसको कम किया जा सके। और एक स्टडी मैंने अपने से ही इसको फाइंड आउट करके इसको नोट की थी मैंने, और उसमें मैंने ये पाया था कि जो हम सोशल मीडिया का जो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जितने भी सोशल मीडिया हैं, जैसे कि आपको ये जान के बहुत ही ताज्जुब होगा कि जो हम लोग यूट्यूब यूज़ करते हैं, तो हर 1 मिनट में 2.921 ग्राम ऑफ CO2 रिलीज़ होता है उससे। जितने भी हम लोग फेसबुक पे पोस्ट, लाइक, कमेंट और शेयर करते हैं, उससे 48.49 ग्राम ऑफ CO2 रिलीज़ होता है। टिकटॉक पे जो एक वीडियो देखते हैं, उससे 32.52 ग्राम ऑफ CO2 रिलीज़ होता है। और ये कम से कम कुछ नहीं तो 197 गाड़ियों से निकलने वाले धुएँ के बराबर है कम से कम। 7.6 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ CO2 रिलीज़ होता है, जो टिकटॉक बैंड हो गया। और ये सिर्फ़ आप देखिए कि ये इंडिया, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, ये चारों देशों को कंबाइन कर दिया जाए, तो उससे ही इतना सिर्फ़ है। और ये आप देख सकते हैं कि ये यही कंडीशन दूसरे ऐप्स के भी साथ है, जैसे एक्स हुआ, स्नैपचैट हुआ। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो CO2 रिलीज़ हो रहा है, वो वीडियो देखने से हो रहा है। वो जो वीडियो की जो प्लेटफ़ॉर्म्स है, जो रील्स वगैरह होती हैं, उनको देखने से सबसे ज़्यादा CO2 रिलीज़ हो रहा है। ऑन एन एवरेज ईच इंडिविजुअल इज़ स्पेंडिंग एट लीस्ट 45 मिनट्स ऑन टिकटॉक। एक मतलब कि एक एवरेज एक अनुमानित आंकड़े के अनुसार जो है, एक आदमी जो है, वो हर 45 मिनट जो है एक टिकटॉक पे जो है व्यतीत करता है 1 घंटे। तो 30.6 मिनट ऑफ इंस्टा, और इंस्टाग्राम पे 30.6 मिनट। 4 आउट ऑफ 10 पीपल जो है लोग मतलब नियरली जो है हर 24 घंटे में जो लोग हैं वीडियो बना रहे हैं। तो अ, ये सब ये एक स्टडी है, और जो मैंने नोट की है, और ये स्टडी बेसिकली जो है नॉर्मेड की स्टडी है, स्टेटेड बाय चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ग्रीनली ऑर्गेनाइजेशन, जो नॉर्मेड की है, वहाँ से मैंने इसको नोट किया। उसके बाद क्लाइमेट एक्शन पे बात हुई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 है, और इसमें हम किस प्रकार से सर वीडियो ऑन करने के लिए मैसेज आ रहा है, लेकिन ये फिर ऑन नहीं हो रहा है। सर आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आवाज आ रही है, आ रही है, आ रही है। ओके, ओके आवाज आ सर। रही है। आप अपना वीडियो चलाते रहिए। वीडियो ऑन करने के लिए सर मैसेज आया, लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा। ठीक है, मैं बात अपनी जारी रखता हूँ। फिर उसके बाद नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया और नेशनल सोलर मिशन, अगेन जो हम ग्रीन एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। अब इसमें एक और स्टडी है जो मैंने नोट की है, माइक्रो प्लास्टिक से रिलेटेड, क्योंकि जब हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं, तो जब हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं, तो एक माइक्रो प्लास्टिक से संबंधित एक जानकारी भी हमें बिल्कुल मालूम होनी चाहिए। उसमें ये बात है कि
every year more than 3 lakh ton of microplastic are being spread through water bodies. 3 लाख टन जो है माइक्रोप्लास्टिक जो होती है वो वाटर बॉडी से लोगों के अंदर फैल रही है। इसमें सबसे ज़्यादा जो है 51% पोल्यूशन आर बीइंग कॉज्ड बाय प्लास्टिक इन द कंट्री सच एज़ इंडिया, यूएस एंड जापान। इंडिया, यूएस, जापान में सबसे ज़्यादा है। एंड उसमें से 55% जो है माइक्रोप्लास्टिक जो है वो फिशरीज से आ रही है, जो कि जो लोग खाते हैं, ईटेबल है। एंड in human body microplastic concentration at peak level पर है, after which it is going into the body through packed water and fruits, vegetables and polluted water. On an average in India 50 thousands elements of microplastics are being found in human body and 78,000 to 2 lakhs in the people of America. So हम कह सकते हैं कि आज के समय में जो हमारा जो दैनिक दिनचर्या, जो रहन सहन, जो खान पान है, वो इस तरीके का हो गया है कि इससे हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंच रहा है और माइक्रोप्लास्टिक जो है हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। इसके बाद जो जो हमारे जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, उससे संबंधित जो कार्यक्रम जो मौजूदा सरकार में चल रही हैं, जो एसडीजी गोल नंबर 14 है, लाइव बिलो वाटर, उसमें हमने नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम बनाया है। इसके अंतर्गत जो है, जो हमारे पानी के नीचे जितने भी जानवर, जितने भी हमारे फिशेस वगैरह रहते हैं, उनका एक ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन करके, उनको किस प्रकार के सुदृढ़ करके और उसको इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, उससे संबंधित काम हो रहा है। फिर उसके बाद जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 15 है, जो लाइफ ऑन लैंड की बात करती है, उसमें जो ज़मीन पे जो हमारे जीव-जंतु रहते हैं, उनके विकास के लिए किस प्रकार से उनको जो है विकसित किया जाए, उसके लिए नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम है, नेशनल प्रोग्राम ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड हैबिटेट है और प्रोटेक्शन ऑफ सेक्रेड ग्रूव्स की बात हो रही है अक्रॉस द कंट्री। इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 16 है, जिसमें पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, तो इसमें न्यूक्लियर पॉलिसी की बात हो रही है कि किस प्रकार से हमने एक न्यूक्लियर पॉलिसी में अपने एक चेंज अपनाया है। क्योंकि प्रेजेंट गवर्नमेंट का जो स्टे है, जो से है, वो ये है कि हम पहले जो थे वो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी पे बात करते थे। लेकिन आज के समय में हम ये देखते हैं कि हम नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी से हट करके अपने किस प्रकार से नेशनल इंटरेस्ट को हम देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम अपने न्यूक्लियर पॉलिसी को तय करेंगे कि हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी क्या होगी। हम अब पहले की तरह नहीं देखेंगे कि किस प्रकार से हम एक ट्रेडिशनल रूप में हम अपने इंटरेस्ट को देखते थे। आज के समय में जो हमारे लिए बेनिफिशियरी होगा उसको लेकर के आगे चलेंगे और हम फिर उसके हिसाब से अपने पॉलिसीज़ को तय करेंगे। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 17 है और उसमें जो है अ, उसमें जो है फिर पार्टनरशिप फॉर द गोल्स है। इसमें मतलब ये बात हो गई कि हम किस प्रकार से इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस उसके साथ कोलैबोरेट करेंगे, जैसे ब्रिक्स हुआ, जैसे I2U2 हुआ, इंडिया यूएसए के साथ किस प्रकार से कोलैबोरेट करेगा रशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ, ताकि हम चाइना को काउंटर कर सकें व्यापार के मामले में, और हर चीज़ टेक्नोलॉजिकली, कल्चरली, हर प्रकार से किस प्रकार से हम उनको काउंटर अटैक कर सकें। तो ये जितने भी सस्टेनेबल ऑन हो गया सर वीडियो। तो ये जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट थे, हम जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट थे जो 2015 से 2030 तक जो हमें अचीव करने थे, हर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित जितनी भी नीतियां थी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट चला रही है 2014 के बाद से, उन सारे बातों को जो है एक स्कीम से, एक प्रोग्राम्स, मैंने कोशिश किया कि उसको जो है सर आपके सामने रखूं और थोड़ा-थोड़ा जो है उसके बारे में बताऊं। कुछ काम जो है वो और हो रहे हैं, बहुत ही लोकल लेवल पे, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट, जैसे फोर्टिफाइड राइस की बात हो रही है कि किस प्रकार से राइस, चूँकि एक मेजर स्टेपल क्रॉप है जो मैक्सिमम लोग ईट करते हैं, तो इस प्रकार से उसको फोर्टिफाई करके उसके मिनरल्स को बढ़ा करके लोगों को खिलाया जाए, ताकि हम एक पोषण अभियान का जो स्कीम चला रहे हैं, तो लोगों को किस प्रकार से हम अ, उसको हेल्थ के रिगार्डिंग उसको किस प्रकार से हम सही कर सकें। उसके बाद रेलवे अथॉरिटीज़ को कहा गया कि आप इको टूरिज़्म को प्रमोट कीजिए। अब रेलवेज़ कैसे इको टूरिज़्म को बढ़ाएगी? तो उनको कहा गया कि आप जो है लेक्स को डिग करिए, माने गड्ढा खोदिए जहाँ-जहाँ लेक्स हैं, और रेलवेज़ को और कनेक्ट करिए जो है लेक्स के साथ, ताकि इको टूरिज़्म बढ़ सके। उसके बाद स्वदेशी दर्शन स्कीम जो 2017 में लॉन्च हुआ। अ विकसित भारत के संकल्प को नेशनल और इंटरनेशनल बढ़ाने के लिए आज बहुत सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। में सबसे जो मेजर कार्यक्रम आप देखिए कि अभी जो कुंभ बीता है प्रयागराज में, उसमें देखिए कितना जीडीपी, आप देख सकते हैं कि छोटे लेवल पे, माइक्रो लेवल पे ही जितने हमारे वेंडर्स थे, वो कितने फ़ायदे में हैं। हमारे जीडीपी, हमारा कंट्रीब्यूशन, हमारा जो सीएजीआर जो इनकम जो हमारा था, रेवेन्यू कितना बढ़ा है। ये कहने के लिए आप कह सकते हैं कि ठीक है,
इस कार्यक्रम को करने में कमी बेसी चाहे जो भी, हमने बहुत ही इसको पारदर्शी तरीके से प्रयास किया, अपना अथक परिश्रम किया। नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे आप देखिए कि हम इंडिया जो है आज इस पोजीशन पे आ गया है कि हम बार्गेन कर रहे हैं खुद को इंटरनेशनली। हम जहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हम जैसे यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ, तो हम उस कॉन्टेक्स्ट में है कि हम बातचीत एज़ अ मीडिएटर हम जाके खड़े रह रहे हैं। तो एक कॉन्टेक्स्ट चेंज हुआ है, एक भारत की एक स्टैंड ऑफ पोजीशन चेंज हुई है और ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं हमारे डेवलपमेंट को दर्शाती है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को दर्शाती है। उसके बाद इस समय जो एक बहुत ही आज की स्टडी में एक बहुत ही विकृत करने वाली बात है, ये ओबेसिटी को रिलेटेड मोटापे को लेकर के। उसमें ये कहा गया कि भारत सेकंड सबसे लार्जेस्ट कंट्री बन रही है जो मोटापे से सबसे ज़्यादा पीड़ित है। पहले नंबर पे चाइना और उसके बाद पे फिर जो है आपका इंडिया। यूएसए में आपका 49% लोग जो है मोटापे से पीड़ित हैं। भारत में 18 करोड़ लोग जो है मोटापे से पीड़ित हैं। और चाइना में ये 40 करोड़ है। 1990 के बाद से जो ओबेसिटी है, जो मोटापा है वो 2 गुना बढ़ा है और 1975 के बाद से ये 3 गुना बढ़ा है। और 50 तक ये माना जा रहा है कि 44 करोड़ लोग मोटापे से पीड़ित हो जाएँगे। तो ठीक है, इससे लड़ना है, लेकिन लड़ना दोनों को है। हमें भी लड़ना है ताकि हम अपने दैनिक दिनचर्या को बदलें, हम व्यायाम करें, हम छोटी-छोटी चीज़ों को आगे मतलब अपने अंदर एक परिवर्तन लाएँ और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है, उसको भी गवर्नमेंट को भी अपने स्तर से देखना है कि हम किस प्रकार से ऐसी पॉलिसीज़ लाएँ कि जो हमारे जंक फूड है, उस पर किस प्रकार से काबू किया जाए ताकि लोगों की हेल्थ जो है बिगड़े नहीं। उसके बाद एक चिपको मूवमेंट का सबको याद होगा, एक बात वो मेरी छूट गई थी चिपको मूवमेंट से रिलेटेड और सबसे बड़ा जो आंदोलन जो हुआ था चिपको मूवमेंट जो उत्तराखंड में हुआ था, वो सबको याद है कि किस प्रकार से महिलाओं ने पेड़ों को पकड़ लिया था कि हम काटने नहीं देंगे। और बेसिकली उसका मिस इंटरप्रिटेशन लोग करते हैं कि वो पेड़ों को नहीं काटने दे रहे थे। लेकिन इसमें एक दूसरा एक व्यू छिपा हुआ था कि वो पेड़ों को इसलिए पकड़े हुए थे क्योंकि वो ये बताना चाहते थे कि ये अधिकार मेरा है इस पेड़ के ऊपर। कटेगा ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से कटेगा, लेकिन जब मैं चाहूँगा तब कटेगा क्योंकि उन्हें भी पता था कि वी वांट अ स्टेबल इंडिया, ठीक है? हम एक इंडिया की बात कर रहे हैं, हम एक राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हम सशक्त भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन वो बिना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नहीं होगा। लेकिन जो चीज़ें मेरी हैं, जिन पे मेरा अधिकार है, आप उनको अपने हिसाब से नहीं करेंगे। वो जो चीज़ें मेरे हिसाब से होंगी क्योंकि उसका अधिकार मेरा है। तो वो कहीं न कहीं से ही वो बता रहे थे कि ठीक है, हम डेवलपमेंट के विरोध में नहीं हैं, लेकिन जो चीज़ें हमारी हैं, जिन पे हमारा अधिकार है, आप उसको फिर बायपास नहीं कर सकते, उस पे इंटरफेयर नहीं कर सकते। फिर हम नदियों के प्रदूषण की बात जैसे कि मैंने कही थी कि हम कहीं न कहीं से उसमें पीछे हैं, जैसे यमुना क्लीननेस से रिलेटेड, गंगा से क्लीननेस से रिलेटेड हम उसमें पीछे हैं। क्यों पीछे हैं? क्योंकि कहीं न कहीं से हमारी दोनों तरफ की आदत है। मैंने कहा ना कि ये दायित्व से ये पूरा कॉन्सेप्ट ही दायित्व से संबंधित है। ठीक है, रूल्स, रेगुलेशंस, लॉ सब आएँगे, लेकिन हम अपने दायित्व को भी समझना होगा। जितने भी नालियाँ हैं, जितने भी सीवेज हैं अ, उनको जो है सुदृढ़ करना होगा, जितने भी इसमें नौकरशाही से जो जवाबदेही है, जितने ब्यूरोक्रेट्स उनको भी सही करना होगा, सीवेज सिस्टम को सही करना होगा, दुरुस्त करना होगा और उसके बाद जो इंजीनियर्स हैं, जो बेसिकली जो उसका निर्माण करते हैं, नालियों का निर्माण करते हैं, जो रोड्स का निर्माण करते हैं, उसको भी सही करना होगा। इस पूरे टॉपिक में अब हम आखिरी में अपने कन्क्लूज़न पर आ गए हैं। इसमें बस हम 2 बातें करके अपनी बात को खत्म करेंगे। अ, जैसे कि मैंने अपने शुरू में ही मैंने इस टॉपिक को जब शुरू किया था तो मैंने एक दायित्व की बात की थी, एक कर्तव्यबोधता की बात की थी, एक यथार्थता की बात की थी। तो उसमें मैं इसका अंत भी उसी से करूँगा कि जो कर्तव्य की भावना है, वही हमारे राष्ट्र को बनाएगी, वही हमारे हमारे चित्त को भी बनाएगी, वही हमारे चित्त का निर्माण भी करेगी, हमारे व्यक्तित्व को भी बनाएगी। क्योंकि जब तक हम अपने दायित्व से नहीं बनेंगे, हम अपने कर्तव्य से नहीं बनेंगे, हमारे अंदर चेतना का निर्माण नहीं होगा, उस चेतना से जो करुणा का निर्माण नहीं होगा, जो हमें अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित करे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें जीवन के हर खूबसूरत पलों को, हमें जीवन के हर खूबसूरत लम्हों को जीना है, लेकिन उस हम खूबसूरत लम्हे, रास्ते वो प्रतीक्षा कर रही हैं। कई उम्मीदें प्रतीक्षा कर रही हैं, कभी कहीं उड़ान भरने हैं हमें, कई उम्मीदें अभी हमें उन पे खरा उतरना है और इन सब के लिए जो सबसे दुनिया हमारी ओर देख रही है और इसको हमें इस अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब करने की ज़रूरत है। हमें ये नहीं है कि हम मुँह लटकाए खड़े हैं जब दुनिया आज हमारी तरफ देख रही है, तो हम उस चीज़ को समझें, अपने दायित्व को समझें, अपने कर्तव्य को समझें, मजबूती से खड़े रहें, अपने अधिकारों को भी समझें, तो अपने चीज़ों को भी समझें कि किस प्रकार से हम एक ज़िम्मेदार नागरिक की तरह हम रहें जो है, क्योंकि यही हमारी अस्मिता है। तो अपने भरोसे को मजबूत करिए क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ सकारात्मक चीज़ें हैं और उनके पाने के लिए हमें अपने आप को इस तरीके से तैयार करना होगा ताकि दुनिया हमारी तरफ एक सकारात्मक रूप से देखे। तो इसी के साथ
मैं बहुत ही आदर, बहुत ही अपने आत्मीय आभार प्रकट करता हूँ, बहुत हृदय से बहुत गहरी संवेदनाएँ प्रकट करता हूँ सभी श्रोताओं के प्रति, अपने सभी गुरुजनों के प्रति, सबके प्रति जो है, जो इस कार्यक्रम से, इस लोक पहल के कार्यक्रम से सभी लोग जुड़े रहे। सर आशुतोष सिंह जी सर, सर आपके प्रति भी मैं बहुत ही हृदय से अपना आत्मीय आभार प्रकट करता हूँ कि आपने बड़ी श्रद्धापूर्वक इस पूरे कार्यक्रम को सुना सर। आशीर्वाद एक आशीर्वाद गिलहरी जैसे सर, आपका आशीर्वाद रहे, एक गिलहरी जैसे कार्यकर्ता को सर मौका मिला अपनी बातों को रखने का। मेरे गुरु, मेरे मार्गदर्शक डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि इस मंच पे आके मैं अपनी बात कह सकूँ। फिर से मैं सर डॉक्टर उदयभान सर का मैं हृदय से आत्मीय आभार प्रकट करता हूँ सर कि आपने एक मौका दिया सर कि मैं इस मंच पर आके कुछ जो है बता सकूँ, अपने इस विषय पर कुछ बोल सकूँ। उम्मीद है सर कि मैं इस राष्ट्र के प्रति जितनी बातें मैं कहा हूँ, मैं खुद से कम शुरुआत करूँ, एक ज़िम्मेदार नागरिक बनूँ और सारी नीतियाँ तो रहेंगी सर, लेकिन जब तक हम अंत में वही कहेंगे कि हम खुद के अंदर बदलाव लाएँ और इसी के साथ मैं सर सभी के प्रति अपने चरण वंदना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। अंकेश जी, बहुत अच्छे ढंग से आपने अपना विषय रखा है। सन्नी जी, अपने बीच में डॉक्टर हर्षमणि सिंह जी हैं, उनसे अनुरोध कीजिए कि थोड़ा सा टिप्पणी और बाद में आशु गुरु जी का आशीर्वाद। डॉक्टर अंकेश ओम पांडे जी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, आपने अपने विषय पर बहुत ही सुंदर बोला है और सतत सभी पहलुओं को छुआ है। तथा मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर हर्षमणि सिंह सर से कि वो अपने विचार व्यक्त करें सर। हेलो। जी मेरी सर। आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है सर। हाँ, मैं थोड़ा बाहर हूँ तो मैं अपना वीडियो नहीं ऑन कर पा रहा हूँ। मैंने पूरा लेक्चर उद्बोधन पूरा सुना। अच्छे और समसामयिक विषय पर आज इस लोक पहल के इस मंच पर सतत विकास की जो महत्वपूर्ण आयाम है उस पर विस्तृत व्याख्यान कहते हैं कि जो सभी आयाम हैं जो उसके उनको समेटते हुए ये व्याख्यान माला अंकेश शुभम पांडे जी के द्वारा इस मंच पर सभी को सुनने को मिली। मैं उन्हें बहुत बधाई देता हूं और कुछ बातें जो उन्होंने कही उन्हीं को और आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बात उन्होंने दायित्व की कही वो दरअसल में वो जो कॉमन फ्यूचर है जो हमारा, क्योंकि ये जब भी हम सतत विकास की बात करें या पर्यावरण की बात करें तो ये शब्द ही ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में आ जाता है। फिर इस पर विकासशील देश और विकसित देशों को आप अलग अलग नहीं देख सकते। आप एक राष्ट्र के अंदर भी व्यक्ति बनाम सरकार को भी नहीं देख सकते कि आप ये कह दें कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी विकसित देशों की है या विकासशील देशों की है, या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यक्ति और नहीं या सरकार की है। ये एक ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे कॉमन फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। विकास के जो नए नए आयाम हैं जिनकी और जिसमें नए नए आयाम जुड़ते जा रहे हैं, ये जो संकल्पना है पर्यावरण विकास की और सतत विकास की, जिसमें एक जनरेशन जो कंटेम्परेरी जनरेशन है जिसमें संसाधनों का वितरण अलग अलग है, सभी के पास समान रूप से संसाधन नहीं है, किसी के पास ज्यादा है किसी के पास कम है, और ये एक ही पीढ़ी में है। एक दूसरा पहलू जो ये है कि जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की ओर जा रहा है, जो फॉर्मर जनरेशन से करेंट जनरेशन की ओर जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। इन सभी विषयों को आपने उठाया, आपको आपको इस लेक्चर के लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बहुत-बहुत आभार सर आपका। सादर प्रणाम सर। मैं आग्रह करूंगा सर प्रोफेसर उदय भान सिंह सर से, वो भी अपने सर विचार प्रकट कर सर। वैसे तो डॉक्टर हर्षमणि जी ने बता ही दिया है बहुत अच्छे तरीके से। अनेक बातें समझने में कठिनाई होती है, लेकिन अंकेश जी ने बहुत सरल तरीके से और सतत विकास
के विविध आयामों पर उन्होंने हम सबको जानकारी दी, उन सब पर चर्चा की और स्टॉकहोम से लेकर के और भारत की जो उदारवादी जो अर्थव्यवस्था का युग प्रारंभ हुआ 1991 से, और इन सब विषयों पर जानकारी देते हुए उन्होंने अपनी ये भी चिंता भी प्रकट की कि जब तक सतत विकास तब तक संपन्न नहीं हो पाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा, जब तक कि हम अपने दायित्वों का निर्वहन ना करें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। डॉक्टर हर्षमणि जी ने भी इसकी ओर संकेत किया है। मैं और ज़्यादा, चूंकि समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो मैं अंकेश जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार से वह अनेक विषयों को लेकर के हम सबके बीच में उपस्थित होंगे और उनसे उनसे उनके ज्ञान से, उनके अनुभव से हम सभी लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद अंकेश जी। जी सर, धन्यवाद। सादर। सर जी मैं जानना चाहूंगा सर, 2 घंटे तक जूम चलेगा कि उससे ऊपर चल सकता है सर? क्योंकि कहीं नहीं नहीं, आप आदरणीय आशु गुरु जी का आशीर्वाद लेकर संपन्न करें। यस सर, यस सर। आदरणीय आपके विचार जानना चाहेंगे सर, प्लीज। हम बोले। आशु गुरु जी। अच्छा, देखिए अंकेश जी ने बड़े बहुत ही सरल भाषा में, सुबोध भाषा में उन्होंने संपूर्ण विषय के ऊपर अपनी अपनी बातें रखी। लेकिन मैं बस कुछ बातें जोड़ना चाहता हूं। देखिए, हमारे यहाँ संघ में एक गीत है कि भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूलें, वसुधा का कल्याण न भूलें। वसुधा का भारत ने ही सोचा, विश्व ने कभी नहीं सोचा। विश्व केवल उसके पास प्रोग्रेस डेवलपमेंट केवल मटेरियल होता है। जीवन का उत्थान छोड़कर आज केवल डेवलपमेंट और प्रोग्रेस और उन्नति और प्रगति को छोड़कर विश्व आज कहां पहुंच गया है वो आपको दिखाई दे रहा है। संपूर्ण विश्व में अव्यवस्था है, भारत में व्यवस्था है। ये है भारत, और भारत का अपना एक विकास मॉडल है। उसी विकास मॉडल को वही सबके लिए सुगम्य मॉडल है, और सभी को, विश्व को उस पे आना होगा। भारत प्रथम ही हमारा मॉडल है, और भारत सदैव अपने प्राचीन परंपराओं, अपने मूल्यों के ऊपर आधारित एक प्रगतिशील, हो सकता है कालातीत भी हो सकता है, देश काल में हमारा मॉडल बंधा नहीं, उनका मॉडल बंधा होगा, लेकिन हमारा मॉडल कभी देश काल के परे गया है, क्योंकि यूनिवर्सल की हम बात करते हैं। हम यूनिवर्सल की बात करते हैं, सार्वभौमिक चीजों की हम बात करते हैं। हम संग छद्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम की बात करते हैं। ये विश्व नहीं करता। अब हो सकता है करने लगा हो, लेकिन अगर करने लगा होता तो आज हमको एक अल्प विकसित देश से आज हमको एक प्रगतिशील अग्रगामी भारत, इंडिया नहीं,
बनने में देर न लगे। विश्व ने, हमने बहुत पहले विश्व को पहचान लिया। विश्व स्वार्थी हो सकता है, लेकिन भारत निस्वार्थ। वैक्सीन कोविड की हमने विकसित की, हमने उसका निःशुल्क पूरे विश्व को दिया, क्योंकि हम विश्व की बात करते हैं, हम केवल अपनी बात नहीं करते। और वहीं जो वैक्सीन, वहां पे हमारे वैक्सीन को स्वीकार करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े वो भी आपसे छिपा नहीं है। भारत को पीछे रखने की भरपूर कोशिश होती है, वो चाहे डीप स्टेट हो, चाहे जो हो, चाहे पॉलिसीज हो, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज हमारे लिए, हमारे विरुद्ध होती है, लेकिन उसके बाद भी भारत उठेगा और उठ रहा है और उठता रहेगा। तो भारत के मॉडल को, जो कि पूरी तरीके से एक कंप्लीट मॉडल है, एक कंप्लीट ग्रोथ मॉडल है, एक कंप्लीट डेवलपमेंट मॉडल है, उसको विश्व को अपनाना होगा। जैसे उन्होंने हेल्थ से वेलनेस पे आए हैं, वो वैसे ही सीधा अब मतलब डेवलपमेंट से अपलिफ्टमेंट पे आएंगे। और जब तक आप अपलिफ्ट नहीं होंगे, तब तक कोई भी विकास माने नहीं रखता। अर्थहीन विकास, अर्थहीन विकास आपको कहां ले जाएगा, आपको दिखाई पड़ रहा है। तो इन्हीं मतलब बातों के साथ कि भारतीय मूल्यों और भारतीय उसको, हमें विश्व को हमारी देन है और विश्व को उसको अपनाना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके पाठ्य के लिए। सर मैं चाहूंगा आपसे हाथ जोड़ कर आग्रह है सर, डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी सर, सर आप धन्यवाद ज्ञापन कर दीजिए सर। सबसे पहले तो धन्यवाद हमारे इस मंच का, हमारा जो मंच लोकपाल का मंच सजा है उस का धन्यवाद। और जैसा कि हर इस कार्यक्रम में हमारे जो अभिभावक तुल्य हैं, जिनका हमें मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है, आदरणीय आशुतोष सिंह जी का, जो पूरा समय देकर हम लोगों को, जैसे एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और ध्यान से सुनता भी है और उसी मनोयोग से उसे आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। तो इस प्रेरणा के लिए सर आपका बहुत बहुत आभार। आदरणीय प्रोफेसर उदयभान सिंह सर का सानिध्य हमें हमेशा प्राप्त होते रहता है और यह हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। सर आपका भी बहुत बहुत आभार। डॉक्टर हर्षमणि सिंह जी का उद्बोधन बहुत ही लाभदायक रहा और सर ने समय दिया, सर का भी बहुत बहुत आभार। इसके अलावा आज के जो हमारे मुख्य वक्ता हमारे अंकित पांडे जी हैं, उन्होंने बहुत ही विस्तार से आज जो अपनी बातों को रखा, तो उन्हें देखकर प्रसन्नता भी हुई उनको सुनकर कि हमारी जो एक युवा पीढ़ी है, जो मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए कृत संकल्पित है। तो हमारे अतिथि महोदय का भी बहुत बहुत आभार। साथ ही हमारे मित्र राजीव रंजन जी जुड़े, राजीव चीन से अभी रात्रि के 9:30 हो रहे हैं, तो आपका भी राजीव जी बहुत बहुत आभार। और मंच से जुड़े हमारे माधव कृष्ण जी, अंकुर पांडे जी, रवि मिश्रा जी, प्रभाकर चौहान जी और का भी आभार। और आज का जो कुशल संयोजन सनी जी ने किया, जिस तरह से आज अखिलेश सर की अनुपस्थिति में सनी सर ने इस मंच को लगभग 2 घंटे तक संचालन किया इसका, और बहुत ही सुचारू ढंग से इसका संचालन किया।
तो इतने सुंदर संचालन के लिए सनी कुमार जी आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद और सर जी। हमारे वीके सर आज नहीं जुड़ पाए, अगली बार हम लोग उन्हें सुनेंगे। एवं हमारी तकनीकी टीम का, क्योंकि बिना तकनीकी टीम के अभाव में हमारा यह कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता, तो हमारी तकनीकी टीम से जुड़े सभी सदस्यों का बहुत बहुत आभार। साथ ही हमारे इस मंच से जुड़े जो भी परोक्ष और परोक्ष रूप से जिनका सहयोग प्राप्त हो रहा है, हमारे सभी श्रोतावृंदों का जो ऑनलाइन लाइव फेसबुक यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सभी का आभार। हम लोग पुनः मिलते हैं अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ और एक नए वक्ता के साथ। आप सभी का आभार। हार्दिक धन्यवाद सर, सादर प्रणाम। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल लोक पहल।